हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है 10th का पॉलिनोमियल्स, है ना। अगला चैप्टर रियल नंबर्स कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल्स। अभी देखो 10th का पॉलिनोमियल हमें पढ़ने से पहले मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ, 9th का पॉलिनोमियल का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन तो ज़रूर होना चाहिए। हाँ, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हो वो तो देखो, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हर जगह पे काम आता है, वो तो ठीक है। अदरवाइज रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का उतना ज़रूरत नहीं भी आ सकता है, ना के बराबर मान लो। बट जो बेसिक क्लासिफिकेशंस होते हैं पॉलिनोमियल का, कि अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल्स क्या होता है, फिर आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये क्या होता है, इतना तक चीज़ें आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए। देन रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, इंटीग्रल रूट, रैशनल रूट, ये सब ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पूरा टॉपिक समझ आएगा। बट अगर स्टार्टिंग वाला वैल्यू, जीरो, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब अगर आपको पता नहीं है तो आप स्ट्रगल करोगे, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहा हूँ क्लास 9th का, मेरा 4 लेक्चर है पॉलिनोमियल का, बट उनमें से बस आप अगर 4 या 5 लेक्चर है शायद, तो 5 लेक्चर में से अगर आप सिर्फ पहला लेक्चर देख लोगे तो ही काम आ जाएगा, है ना, तो ही काम पूरा हो जाएगा। पहला लेक्चर का लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, तो उसको आप पहले जाकर के देखो, तभी जाकर के ये आपको समझ में आएगा। और अगर पहले से आपको पता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, फिर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10th का सिलेबस जहां से स्टार्ट होता है उसी जगह से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो मैं अभी और यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में, सेम चीज वापस पढ़ा के क्या करें, अब देख लीजिएगा वीडियो। क्लियर है? और अगर पता है पहले से तब तो कोई दिक्कत नहीं। 10th का जो पहला टॉपिक, 10th में पॉलिनोमियल का, अगर मैं 9th में पॉलिनोमियल को एक बॉक्स में कंसीडर करूं तो उसका जस्ट हाफ पार्ट ही मान लो, हाफ कंटेंट ही 10th में है। मतलब 9th में पॉलिनोमियल जितना बड़ा है उसका मान लो 50 to 60%, मैक्सिमम 60% होगा, है ना। मान लो पॉलिनोमियल मैक्सिमम 2 से 3 लेक्चर, 9th में तो 5 लेक्चर चलाता है, यहाँ पे 2 से 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। 3 लेक्चर मैक्सिमम हो सकता है क्वेश्चन वगैरह सब कुछ लेके। तो 10th पर हमारे पास पॉलिनोमियल्स का जो टॉपिक्स है वो सबसे पहले आता है ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। अलग अलग, और उन ग्राफ्स में भी आपको मैक्सिमम क्यूबिक पॉलिनोमियल तक स्टडी करना होता है, उससे ज़्यादा आपका सिलेबस में दिया नहीं और ना ही मैं पढ़ाऊंगा। फिर आता है आपका वेतस रिलेशन, जो कि आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट होता है। और लास्ट में डिवीजन एल्गोरिदम आता है फॉर पॉलिनोमियल्स, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। फॉर रियल नंबर्स तो आप ऑलरेडी रियल नंबर में पढ़ के आए हो डिवीजन एल्गोरिदम, जो हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के नाम से पढ़ रहे थे। वही चीज अब पॉलिनोमियल्स के लिए पढ़ोगे। तो बस ये 3 ही टॉपिक है, उनमें से मेजर कंट्रीब्यूशन जो रहता है क्वेश्चन का वो वियतस रिलेशन से ही आता है, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड जीरोस। बाकी तो छोटे छोटे पार्ट है। बट ये जो ग्राफ वाला पॉइंट है ना, पहला जो आर्टिकल है ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल जो स्टडी करने जा रहे हैं ना हम लोग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा इनकम्प्लीट भी है। इसको मैं पूरा अगर आप एक्सप्लेन करने बोलोगे ना तो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और क्वेश्चंस भी जब कराऊंगा तो क्वेश्चंस में भी कंट्राडिक्शन आएगा। जो आंसर अभी हम लिखेंगे बुक में, जो आंसर दिया है वो अगर तरीके से देखा जाए तो गलत है, वो पॉसिबिलिटी है, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है। तो इस चीज को, ये जो ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल जो टॉपिक है, इस चीज का पूरा फील लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा 12th तक, है ना। क्लास 12 का जब कैलकुलस पढ़ रहे होंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस का जो एप्लीकेशन जब हम पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, है ना, तो एकदम डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा पढ़ने के बाद एंड में जाकर के हमें फील आता है कि किस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स का ग्राफ को डील कर सकते हैं। एक पॉलिनोमियल का ग्राफ को देख करके उसका रूट्स के बारे में, जीरोस के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। अभी बहुत ही रद्दी तरीके से आपको सिखा दिया जाएगा, जस्ट कि जितना कट पॉइंट है एक्स एक्सिस में या फिर जितना टच पॉइंट है उतना ही नंबर ऑफ जीरोस है, जो कि नहीं होता है। गलत भी है, इसमें गलती भी है काफी ज्यादा। क्यों होता है ऐसा मैं आपको दिखा दूंगा वाकई, ठीक है। क्योंकि रिपीटेड रूट का कंसेप्ट आ सकता है अगर टच करके जा रहा है, ऑब्वियसली, ठीक है। तो
इस तरीके से अपन नहीं बोल सकते। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? फिर जिनको जानते हो आप वो आप देख सकते हो, अगर मैं ऐसा कोई ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है ना, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी ग्राफ हो सकता है, बट एक्स एक्सिस को एक बार कट मार के जा रहा है ना, तो आप बोलोगे कि एक ही जीरो है, जबकि इसका 3 जीरो होगा, बट रियल जीरोस एक ही होगा। तो यहाँ पे हम रियल जीरोस के बारे में बातचीत कर रहे होंगे, ठीक है, सिर्फ रियल जीरोस। कॉम्प्लेक्स जीरो अगर कुछ आता है, उसका कॉम्प्लेक्स रूट अगर आता है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन हमें नहीं है अभी तक। बट एज रियल जीरोस का बातचीत हम कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि एक ही रियल जीरो होगा। जितना बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना बार ही रियल जीरो आप बोल सकते हो, उतना नंबर ऑफ रियल जीरो। बट टच करने के केस में क्या दिक्कत आ जाता है, वैसा सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। जो भी है पूरा फील आप 12 में डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ने के बाद ही एग्जैक्ट पूरा टॉपिक आप समझ पाओगे। अभी के लिए बस आप फॉर्मेलिटी के लिए चीजों को करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो, मैं बाई क्वाड्रेटिक, पेंटिक, ये सब हायर डिग्री पॉलिनोमियल में नहीं जाऊंगा। सिर्फ 3 ही प्रकार के पॉलिनोमियल आपके सिलेबस में है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो उन 3 के बारे में ही बातचीत करूंगा, क्लियर है? चलिए ध्यान से देखते हैं ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल। ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल आपका हेडिंग है, उसके अंडर पे जो सबसे पहला पॉइंट आएगा वो आएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल का। उसके अंडर में सबसे पहला जो हेडिंग आएगा वो आएगा लीनियर पॉलिनोमियल का। अभी लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? आप जानते हो कि अगर आप पहला लेक्चर मेरा देखे हो आप 9th वाले का, ठीक है, तो अब जरूर आपको पता चलेगा, ठीक है ना। और ऐसे आप ओवर कॉन्फिडेंट, अगर आप मेरे से नहीं पढ़े हो, अगर पर्सनली मेरे से नहीं पढ़े हो 9th का लेक्चर में, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिलेगा। आप फलाना कहीं पे भी पढ़ो, ठीक है ना, आप अगर ये लेक्चर देखोगे तो आपको प्लस में ही मिलेगा। कभी ऐसा नहीं लगेगा कि पूरा का पूरा 1.5 घंटा बकवास है, ठीक है ना। आपको नया चीज़ सीखने के मिलेगा, ये तो चैलेंज है। अगर आप ईमानदार हो, आप लेक्चर देख करके बता दीजिएगा मेरे को, क्लियर है क्या? सीखने को मिलेगा, पूरा लेक्चर ही क्या पता नया सीखने को मिले, या फिर कुछ तो एटलीस्ट 20-30% जरूर मिलेगा नया सीखने को। जो मेरे से नहीं पढ़े उनके लिए बोल रहा हूँ। तो लीनियर पॉलिनोमियल है ना, लीनियर पॉलिनोमियल का अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर बोल दूं, एफ से लिखो, पी से लिखो, एक ही बात है। वो होता है ax प्लस बी, है ना, जहां पे हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, किसी भी टर्म का हाईएस्ट डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है x का हाईएस्ट डिग्री 1 है। बट इस चीज को मैं लीनियर पॉलिनोमियल तभी बोल पाऊंगा जब मेरा लीडिंग कॉफिशिएंट जो है वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। मतलब a मस्ट बी नॉन जीरो। अगर a जीरो हो गया तब तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो a मस्ट बी नॉन जीरो और a भी कोई भी रियल नंबर है, ठीक है ना। यहाँ पे हम कॉफिशिएंट्स को क्या कंसीडर कर रहे हैं, रियल नंबर। तो b तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट a को क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो रियल नंबर। a नॉट इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है ना, मतलब क्या, नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है ना। तो अभी देख दोस्त, अभी अगर मैं कोई एग्जांपल लेकर के ये सब का ग्राफ कैसे बनाओगे, बड़ा सिंपल सा चीज है ना। अगर मान लेता हूँ y है, px को ही आप y की तरह लिख सकते हो, y इज इक्वल टू px, कोई इश्यू नहीं है। एक पॉलिनोमियल में मान लेता हूँ 2x प्लस 3, ठीक है ना। और एक और मैं मान लेता हूँ, मान ले y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? ये सब का ग्राफ कैसे बनाते हो आप जानते हो ऑलरेडी, आप पढ़ के आए होंगे क्लास 9th में, ठीक है ना। अपन ऐसे टेबल बनाते हैं, इधर x लिखते, इधर y लिखते हैं, अलग अलग वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक x लिखते, y लिखते, अलग अलग वैल्यूज लेते। तो 9th में भले ही आपने सीखे होंगे अलग अलग वैल्यूज लेना, बट मैं आपको सिंपल भाषा में चीजों को बता देता हूँ। एक ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारे जो है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है जानते हो क्या? लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रहा है ना, ये चीज याद रखिएगा, प्रूफ कर देंगे अभी, अब चिंता मत करो। तो एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए ना 2 पॉइंट सफिशिएंट होता है, क्योंकि आप देखोगे कि एक पॉइंट से तो कितना भी स्ट्रेट लाइन पास हो सकता है, कोई इशू नहीं है। बट अगर 2 पॉइंट दे दिया तो 2 पॉइंट से एक ही स्ट्रेट लाइन पास होगा, और कोई स्ट्रेट लाइन आप इन दोनों पॉइंट से पास नहीं करा सकते हो। अगर कराओगे तो वही होगा, उसके ऊपर ही कोइंसिडेंट होगा, बट दूसरा कुछ ही नहीं होगा, ये कंफर्म है। आप करके देख लो। तो सर अगर हमने ये समझ लिया कि एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट का जरूरत होता है,
तो मैं 2 से ज्यादा पॉइंट लेकर के करूं क्या, यही तो मेरा सवाल है। 2 से ज्यादा पॉइंट लेकर के क्यों, जो आपको 9th में बोला जाता है 2 से ज्यादा पॉइंट लो, वो मेरे को आज तक समझ नहीं आया। 2 से ज्यादा पॉइंट लेने का कोई ना एक्यूरेसी बढ़ता है और ना ही कुछ होता है, फालतू में आपका टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैं सजेस्ट करूंगा एक में आप क्या कर लो, x को 0 रख दो तो y कितना आ जाएगा 3, और दूसरे में आप y को 0 रख लो, x कितना आ जाएगा -3/2, खत्म। इन दोनों पॉइंट से आराम से ग्राफ बना सकते हो, बाकी किसी चीज का कोई जरूरत है ही नहीं। बात समझ में आ रहा है ना। सिमिलरली इधर भी अगर देखोगे x को अगर 0 रख देंगे तो y आ जाएगा 3, और y को 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं ग्राफ बनाने का कोशिश करूं पॉलिनोमियल्स का, इस वाले पॉलिनोमियल का, तो अब क्या देखोगे कि ये x होगा, ये y होगा, ये ओरिजिन होगा। हमें पॉइंट क्या मिला, एक तो x 0 y 3 मिला, तो x 0 y 1 2 3, मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, x -3/2 और y 0, तो -3/2 मतलब क्या 1.5, तो लगभग यहां पे होगा x -3/2 और y 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका -3/2, 0 है ना, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0,3। तो ये दोनों पॉइंट से एक ही स्ट्रेट लाइन पास होगा, चाहे और आप जितना भी ऑब्जर्वेशन ले लो वो सारे के सारे इसी लाइन के ऊपर होगा जो इन दोनों को ज्वाइन करके मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। ये देखो ये बन गया आपका स्ट्रेट लाइन, इन दोनों पॉइंट से एक ही स्ट्रेट लाइन पास होगा। बात समझ आ रहा है, क्लियर है। अभी अगर मैं यहां पे बनाता हूं पूरा कहानी को, तो आप क्या देखोगे, x 0 पे y कितना आ रहा है दोस्त, x 0 पे y आ रहा है आपका 3, और y 0 पे x कितना आ रहा है, पहले -3/2 आ रहा था, अभी +3/2 आएगा, मतलब यहां पे लगभग मान सकते हो। तो अभी ग्राफ ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो अभी क्या समझ में आ रहा है, इन दोनों ग्राफ को देख के जो डिफरेंस है वो क्या समझ में आ रहा है दोस्त, वो ये समझ में आ रहा है, ग्राफ देख करके जो डिफरेंस है उससे हमें ये पता चल रहा है भाई, ठीक है ना, कि चलो इसको और थोड़ा चेंज कर देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे सर बी वाले को नेगेटिव करके दिखाओ क्या होगा। इसको और थोड़ा चेंज ही कर देता हूं, मैं बी को भी एक साथ नेगेटिव कर देता हूं, कोई इशू नहीं है। बी को भी एक साथ मैं नेगेटिव करके -5 कर देता हूं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो x 0 होने से y कितना आ जाएगा -5, और y 0 होने से x कितना आ जाएगा -5/2। तो अभी ग्राफ बनाइए जरा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है ना। और 0, -5 क्या हो जाएगा, 0, -5 मान लो नीचे होगा, -5 नीचे होगा, और 0, -5/2 मतलब क्या -2.5 मान लो, इसका आधा होगा, ठीक है ना। तो ग्राफ ऐसे जाएगा ना, कुछ ऐसे जाएगा ग्राफ, आप प्रॉपरली बना लीजिएगा स्केल से ज्वाइन करके, क्लियर है। तो प्रॉब्लम क्या है, मैं यहां पे सिखाना क्या चाहता हूं, ग्राफ कैसे बनाते हैं ये तो आपका क्लियर हो गया। कोई भी 2 पॉइंट लोगे, एक बार x 0 करके y निकालोगे, एक बार y 0 करके x निकालोगे, तो ये 2 पॉइंट आ गया। ये सबको हम क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है ना। x कोऑर्डिनेट जो होता है किसी भी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। देखिएगा कभी भी आपको दिख सकता है किसी भी क्वेश्चन में इस नाम से, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। और दूसरे वाले को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, बात समझ आ रहा है ना। दूसरे वाले को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहां से मैं क्या सिखाना चाहता था आपको, यहां से ये सिखाना चाहता था, अभी अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल आपको दिया जाए तो ग्राफ तो आप बना लोगे, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आप पहले जैसे सीखे हो एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन, वैसे लेके भी आप बना दोगे, पॉइंट प्लॉट कर करके ज्वाइन करके सबको एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ये बन जाएगा, कोई इशू नहीं है ना। अगर मैं बात करूं कि 2 पॉइंट लेकर के बनाना है तो भी आप बना दोगे, कोई इशू नहीं है। बट जो नेचर है ना उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है क्या। जो नेचर है उसको समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नेचर ये कहता है, जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल करके आया वो ये निकल करके आया कि सर अगर आपका px = ax + b है, जहां पे a क्या है, r - 0, मतलब ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0, और b बिलोंग्स टू क्या है, b बिलोंग्स टू रियल नंबर है। बात समझ में आ रहा है ना, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि सर अगर ये रियल पॉलिनोमियल, अगर ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हम क्या जानते हैं, 9th में लेक्चर 2 में मैंने ये पढ़ाया था एक थ्योरम,
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा हम क्या जानते हैं कि एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा, है ना, उस पॉलिनोमियल का उतना ही नंबर ऑफ जीरोस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना। पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए अगर मैं बात करूं तो वही रूट कहलाएगा और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के लिए वही जीरो कहलाता है। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कि एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का जो डिग्री होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होता है। ठीक है ना। तो यहां पे डिग्री कितना है, यहां पे डिग्री कितना है, आप सोचो ना भाई, यहां पे डिग्री कितना है, यहां पे डिग्री है आपका, यहां पे डिग्री क्या है, यहां पे तो डिग्री है 1। लीनियर पॉलिनोमियल तो डिग्री 1 होगा ना। डिग्री 1 अगर होता है तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरोस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बात समझ में आया क्या नहीं आया। जीरो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अभी उस 1 में रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है ना। रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है ना। अगर रियल एक्सिस है तो कट करके जाएगा, अगर इमेजिनरी है तो कभी कट करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो एज आपको दोनों जगह पे कट करते हुए मिल रहा है, तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा, लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा 1 ही होगा और वो रियल ही होगा, और वो हमेशा रियल ही होगा। क्योंकि आप देख रहे हो जब तक आप कॉफिशिएंट को इमेजिनरी नहीं करोगे, जब तक आप कॉफिशिएंट को रियल नंबर रखोगे, जब तक कॉफिशिएंट्स रियल नंबर रहेगा तब तक आपका एक ही बार कट मार के जाएगा। अगर कॉफिशिएंट्स इमेजिनरी हो जाता है तो वो अलग बात है। बात समझ हो ना। जब तक कॉफिशिएंट्स रियल नंबर होगा, दोनों के दोनों कॉफिशिएंट को अगर इमेजिनरी नहीं कंसीडर करते, कॉफिशिएंट अगर रियल नंबर है तो ये जो सॉल्यूशन निकल करके आएगा वो रियल ही होगा। अभी कॉफिशिएंट को अगर मैं इमेजिनरी कर देता हूं तो 2x - 3 आयोटा कर देता हूं तो x का वैल्यू तो 3 आयोटा बाई 2 आएगा ना, ये तो इमेजिनरी हो गया। बट जब तक कॉफिशिएंट दोनों a और b दोनों रियल होगा तो x इक्वल टू -b/a जो जीरो होगा, इसका जीरो क्या होगा, -b/a। तो -b/a ऑब्वियसली क्या होगा, रियल होगा, है ना। और आपको क्लियरली दिख रहा है कि एग्जैक्टली एक ही पॉइंट में एक्स एक्सिस में कट करके जा रहा है। तो एक्स एक्सिस में जहां पे वो कट करके जाएगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा, याद रखना। ठीक है ना। एक्स एक्सिस का कट पॉइंट के साथ हम रिलेट करते हैं या फिर टच पॉइंट के साथ, क्या होगा कहानी बात करेंगे आगे धीरे धीरे। तो यहां पे एक ही बार कट किया है तो आप समझ जाओगे कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा क्या होगा, 1 होगा, और वो रियल होगा। बिकॉज रियल क्यों हुआ, सिंस A and B both are real, A and B both are real। बात समझ में आ रहा है ना, इसीलिए वो रियल हुआ। अगर A B में से कोई भी इमेजिनरी हो जाता है तो वो इमेजिनरी हो जाता। नंबर ऑफ जीरोस तो 1 ही आएगा, और वो रियल जो हुआ वो हमें इस तरीके से पता चला। अभी अगर मैं ग्राफ का नेचर का बात करूं, नेचर ऑफ ग्राफ का अगर मैं बात करूं तो जरा ध्यान से देखो, नेचर ऑफ ग्राफ का मतलब क्या हो जाएगा। अभी नेचर ऑफ ग्राफ जो है ना वो 2 चीज के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। कैसे डिपेंड करेगा मैं आपको दिखाता हूं। जैसे यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे +3 -5 कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब है ही नहीं, मतलब है लीडिंग कॉफिशिएंट से। यहां पे अगर आप देखोगे लीडिंग कॉफिशिएंट x का हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट क्या था, पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आया तो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, अगर नेगेटिव आया तो ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना। अगर इधर से देखोगे तब तो इंक्रीज लगेगा, बट इंक्रीज डिक्रीज जो हम बोल रहे हैं वो किस सेंस से बोल रहे हैं, एक्स लेफ्ट से राइट आप देखते जाओ, एक्स का वैल्यू आप लेफ्ट से राइट देखते जाओ, एक्स का वैल्यू इंक्रीज कराते जाओ। इंक्रीजिंग जो हम नेचर बोल रहे हैं उसका मतलब क्या कि x जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जब आएगा तभी तो x बढ़ता जाएगा ना। x जैसे जैसे बढ़ रहा है, देखो x का वैल्यू अगर यहां पे था तो y का वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग कितना आएगा, यहां पे आएगा। बात समझ में आ रहा है ना आपको। x का वैल्यू यहां पे मान लो आप -10 पुट कर लो तो -20 + 3, y का वैल्यू भी तो -17 होगा ना। x का वैल्यू जैसे जैसे और नजदीक आया तो y 0 हो गया, x और पॉजिटिव होता गया तो y और पॉजिटिव होता गया। x का वैल्यू 10 रखो तो y 23 आ जाएगा, इधर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। ठीक है। तो x जैसे जैसे नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, y भी नेगेटिव से पॉजिटिव होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब क्या, इंक्रीजिंग नेचर है। और यहाँ पे देखो x पहले नेगेटिव में क्या था, y पॉजिटिव था, और x जैसे ही पॉजिटिव हुआ तो y कितना हो गया, नेगेटिव हो गया। x से अब ग्राफ में जाओ, ग्राफ से y एक्सिस में जाओ तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो
x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 5 रख देता हूँ तो y नेगेटिव आ जाएगा, x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे -5 रख देता हूँ तो y पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब क्या कि x जैसे जैसे बढ़ रहा है y का वैल्यू उतना ही घट रहा है, दैट इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल उतना ही डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है ना, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल उतना ही डिक्रीज हो रहा है। तो मैं यहां से ये समझा सकता हूं आपको कि भाई नेचर ऑफ ग्राफ में पूरा पूरा कहानी किसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, a के ऊपर। ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूं कि आपका जो लीडिंग कॉफिशिएंट है, आपका जो लीडिंग कॉफिशिएंट है a, ठीक है ना, वो अगर ग्रेटर देन 0 है, आपका जो लीडिंग कॉफिशिएंट है a वो अगर ग्रेटर देन 0 है, बात समझ आ रहा है ना, वो अगर ग्रेटर देन 0 है, आपका जो लीडिंग कॉफिशिएंट है a वो अगर ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ जो होगा वो हमेशा बेशक इंक्रीजिंग नेचर का होगा। अभी इधर होगा या फिर इधर से जाएगा या फिर किधर से जाएगा मेरे को नहीं पता, बट नेचर उसका इंक्रीजिंग होगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता, बट नेचर कंफर्म है उसका क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। बात समझ में आया, ये आप बिना ग्राफ बनाए बोल सकते हो कि इसका नेचर कैसा होगा। बात समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि आपका लीडिंग कॉफिशिएंट जो है, ठीक है, वो अगर नेगेटिव आया तो यहां से क्या ऑब्जर्व किया आपने कि आपका ग्राफ जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा। अभी डिक्रीजिंग बहुत सारे ग्राफ हो सकता है भाई, डिक्रीजिंग ऐसे भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऐसे भी हो सकता है ना, ओरिजिन से भी ये पास कर सकता है, ठीक है ना। अभी डिक्रीजिंग का बात करें तो डिक्रीजिंग वो ऐसे भी हो सकता है, डिक्रीजिंग वो ऐसे एकदम भी हो सकता है ना, किसी भी प्रकार से डिक्रीज हो सकता है। बस मुद्दा इतना है कि x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा y का वैल्यू घट रहा है, ठीक है ना। देखो x जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है y ऐसे ही डिक्रीज कर रहा है। देखो x अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो y पॉजिटिव था, x पॉजिटिव आ गया यहाँ पे तो y नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो मतलब क्या, x का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये बहुत काम का इंफॉर्मेशन हमें मिला। लीनियर पॉलिनोमियल्स को पहले हमने समझा कि लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है, फिर हमने समझा कि लीनियर पॉलिनोमियल का डेमो दे करके कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल, तो ग्राफ इसका बना सकते हो। उसके बाद आपके पास ये नॉलेज आया कि भाई अगर ग्राफ बनाया तो ग्राफ बनाने के बाद देखने के बाद मिल रहा है कि एक ही जगह पे वो एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये बोलता है कि एक पॉलिनोमियल का डिग्री जितना है नंबर ऑफ जीरोस भी उतना ही होना चाहिए, तो इसका तो एक ही जीरो होना चाहिए। और वो अभी मैं कंफ्यूजन में था कि वो जीरो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। तो एज मेरा ए बी दोनों रियल नंबर है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता कि एक ही जीरो होगा और वो जीरो कंफर्म है, रियल नंबर होगा। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। अभी अगर मैं बात करूं आपका नेक्स्ट नेचर ऑफ ग्राफ का, तो यहां से आप ऑब्जर्व किए हो वही चीज कि लीडिंग कॉफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ इंक्रीजिंग नेचर का है, लीडिंग कॉफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो ग्राफ डिक्रीजिंग नेचर का है। क्लियर है, समझ में आया ना। तो वही चीज आपको सीखने को मिला है ना, एग्जैक्टली। तो ये पूरा एंटायर डिस्कशन हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का। बात समझ में आ रहा है ना। जितने भी पॉइंट्स मैंने अच्छे से बताया, एक एक चीज अच्छे से कॉपी में समझ के नोट करके रखो। अपने लैंग्वेज है ना, अपने लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश में लिखना पसंद नहीं कर रहे हो या फिर उस फील के साथ आप लिख नहीं पा रहे हो तो जबरदस्ती आप हिंदी में लिख दो, SMS लैंग्वेज में, कोई इशू नहीं है भाई, ठीक है भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे भी चाहो बस लिखो, बस कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अंग्रेजी हो ना हो उससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। सर कभी भी कोई भी चीज नहीं पढ़ाता है बिना क्यों बताए, है ना। पूरा दुनिया में अगर देखोगे तो ऐसे ही पढ़ाया जाएगा कि लीनियर पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस 1 है और वो रियल है। पूछोगे कि रियल क्यों है, कोई बता ही नहीं पाएगा। क्यों रियल है, बिकॉज कॉफिशिएंट्स रियल है यहाँ पे। ये जबरदस्त कंसेप्ट है, बात समझ आ रहा है ना, क्लियर है। फिर लीडिंग कॉफिशिएंट का फीलिंग, ये सब बहुत आगे क्वाड्रेटिक क्यूबिक जब लूंगा तो और डिटेल में कितने अच्छे से बात करता हूं, देखो जरा ध्यान से, ठीक है। तो इसका जो जीरो है, इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो क्या है, जीरो हो जाएगा -b/a। मतलब जीरो कैसे निकालोगे, इसको इक्वल टू जीरो करके x सॉल्व कर दोगे तो x का वैल्यू -b/a है। और ये कंफर्म रियल होगा। क्यों रियल होगा, सिंस a और b दोनों के दोनों रियल है। अभी a डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर डिफाइंड होने के लिए नॉन जीरो होना चाहिए था, बिल्कुल देखो नॉन जीरो है भी। कंसेप्ट के साथ मैच हो रहा है ना। अगर कंसेप्ट आता है एक के साथ एक चीजें पूरा लिंक होता जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो चलिए प्रॉपर्ली आप सीखिएगा चीजों को और अच्छे से नोट करके रखना, है ना।
प्रॉपरली नोट करके रखना और जबरदस्त तरीके से चीज़ों को क्लियर करो, है ना। एकदम अच्छे से चीज़ें आपका क्लियर हो जाना चाहिए। बात समझ आ रहा है ना, एकदम अच्छे से टू द पॉइंट चीज़ें क्लियर हो जाना चाहिए, तभी आप एकदम परफेक्शन के साथ आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। अभी अगर मैं लीनियर, आप बोलोगे सर लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, ये सब का तो बात कर रहे हो, बट उससे पहले जो एक और पॉलिनोमियल था जीरो पॉलिनोमियल का बात क्या करें। जीरो पॉलिनोमियल तो जीरो ही होगा, है ना। पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो पॉलिनोमियल तो जीरो ही होगा। उसका डिग्री अनडिफाइंड है, वो याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है हमेशा, है ना। उसका डिग्री अनडिफाइंड है, बट अदरवाइज अगर मैं जीरो पॉलिनोमियल का बात करूं तो जीरो पॉलिनोमियल तो जीरो ही होगा, है ना। एक्स का वैल्यू 1 रखो तो भी जीरो, 2 रखो तो भी जीरो, 3 रखो तो भी जीरो, मतलब इसका ग्राफ तो यही होगा, ठीक है। बट अगर मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल का बात करूं, है ना, यहां तक आप लिख लीजिएगा, यहां तक लिखने के बाद आप नोट दे दीजिएगा। नोट देने के बाद आप नोट में पहले तो जीरो पॉलिनोमियल का ग्राफ बना करके रख दो, ठीक है ना। जीरो पॉलिनोमियल आप समझते ही हो, ये जो एक्स एक्सिस है वही हो जाएगा उसका ग्राफ, ठीक है ना। बट अगर मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल का बात करूं तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप समझ सकते हो माय डियर, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल सिर्फ y इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, c आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना। अभी वो c पॉजिटिव भी हो सकता है, वो c नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वो c पॉजिटिव हुआ मतलब क्या, x का वैल्यू 1 रखूं तो भी c आएगा। मान लो c का वैल्यू 3 है तो x का वैल्यू 1 रखूं तो भी 3, 2 रखूं तो भी 3, 5 रखूं तो भी 3, -4 रखूं तो भी 3, मतलब क्या कि y इज इक्वल टू 3 जो है, y इक्वल टू 3 का जो ग्राफ है वही हो जाएगा इसका ग्राफ, मतलब क्या, तब ग्राफ ऊपर आ जाएगा। एनी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ कैसे होता है। तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये तो क्या है, ये y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बट ये कॉन्स्टेंट पॉजिटिव है इसीलिए मैंने x एक्सिस के ऊपर रखा। उसी जगह पे अगर ये कॉन्स्टेंट आपका नेगेटिव हो जाता तो इसका ग्राफ कैसे हो जाता, इसका ग्राफ x एक्सिस के नीचे आ जाता, कोई भी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। आप टेबल बनाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। देखो ना, y इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू -3 अगर आपका पॉलिनोमियल है तो आप x का वैल्यू कुछ भी रखो ना रे भाई, क्या फर्क पड़ेगा, 1 रखो, 2 रखो, -4 रखो, कुछ भी रखो, आंसर तो हर जगह पे -3 ही आएगा, क्योंकि ये तो यहाँ पे तो कोई x वाला टर्म तो है ही नहीं ना। तो 1, 2, -4 ये सब आप पुट कहां पे करोगे, हर केस में तो -3 आएगा। तो अब देखो ना, 1 हो, 2 हो, है ना, -4 हो, -2 कुछ भी हो, आंसर क्या आ रहा है, हर जगह पे -3 ही आ रहा है। देखो हर जगह पे -3, इसके मतलब ही तो है कांस्टेंट, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये दोनों ग्राफ आपको पता होना चाहिए क्या है। बात समझ में आ रहा है। x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ हो जाता है y एक्सिस के पैरेलल और y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ हो जाता है x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है ना। x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब क्या, y को कितना भी आप वेरी कर लो, x चेंज नहीं हो रहा है, x अगर 2 है तो 2 ही रहेगा। तो वही फीलिंग है, ये सब आप पता होगा। तो मैंने आपको पूरा देखो दोस्त, यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल का पूरा ग्राफ डिस्कस कर लिया कि कैसे उसका नेचर होगा, क्या होगा। अभी हम आगे देखने वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देन क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। नंबर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे भी बहुत सारे कंसेप्ट्स आएंगे, मैं एक एक करके सारी चीज डील करने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अभी हम स्टार्ट करने वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान से देखो, अभी आया भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है, कहानी क्या है, बातचीत कैसे होगा, देखते हैं सारे कहानी। मुद्दा इतना सा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट जो होगा, या तो आप y के इक्वल लिखो या तो px के इक्वल लिखो, एक ही बात है। क्योंकि अगर आप x के टर्म में एक एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो वो अल्टीमेटली y के इक्वल ही आएगा ना। x को आप पुट करते जाओगे, अकॉर्डिंगली y मिलता जाएगा, है ना। x को पुट करके वापस x ही मिलेगा, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो इसी को मैं y इज इक्वल टू पी एक्स भी लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं है। और जो जनरल फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो ये ax² प्लस bx प्लस c में हम लोग क्या बोलते हैं सबसे पहले कि आपका लीडिंग कॉफिशिएंट जो है a, वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। क्योंकि अगर इसको क्वाड्रेटिक रहना है तो ये टर्म को तो नॉन जीरो होना ही पड़ेगा ना भाई, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इस टर्म को तो नॉन जीरो होना ही पड़ेगा। अगर ये टर्म जीरो हो गया तब तो ये सारे वो लीनियर पॉलिनोमियल या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा।
और ABC जो कॉफिशिएंट्स हम रख रहे हैं वो सारे के सारे क्या रख रहे हैं, रियल नंबर रख रहे हैं। कॉफिशिएंट्स जो हम रख रहे हैं यहां पे वो सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स रख रहे हैं। आगे बढ़ते आगे बढ़ते हम कहानी को समझते हैं। तो इसका जो जीरोस होगा, नंबर ऑफ जीरोस होगा, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री कितना है, 2 है। अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितना होगा, 2 ही होगा। अभी हमें यह समझना है कि वो 2 में किस केस में कब कितना रियल होगा। लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही था और सारे केस में वो रियल ही था। अगर कॉफिशिएंट को रियल कर देते हैं तो वो रियल ही आएगा। यहां पे अगर कॉफिशिएंट रियल होता है फिर भी क्या रियल आ सकता है क्या, सारे केस में क्या रियल आ सकता है क्या, या कुछ इमेजिनरी वगैरह भी आ सकता है, क्या है पूरा कहानी देखने वाले। सब्र रखो, देखते जाओ, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अगर मैं बात करूं यहां पे मान लीजिए आपका किसका बात करूं, कोई भी एक एग्जांपल का, मान लीजिए एक आध एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, कि जैसे मान लो x² - 4x + 3, ऐसा है कोई भी मैंने पॉलिनोमियल लिया, ठीक है। और दूसरा मैं एक और पॉलिनोमियल ले रहा हूं, मान लीजिए y = अभी लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखा था, अभी नेगेटिव कर देते, -2x² + 4, x वाला टर्म गायब भी कर देते। चलो x का कोएफिशिएंट तो 0 हो सकता है ना, कोई इशू नहीं है। अभी यहां पे जरा कहानी को ध्यान से देखना। मान ले मैं ज्यादा वैल्यू नहीं लूंगा, 4 वैल्यू लूंगा। अगर उससे ज्यादा आपको लेना है आप ले करके देख सकते हो। अभी ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनने वाला, ये तो एक कर्व आएगा, ठीक है ना, ये तो एक कर्व आएगा। तो यहां पे हमें 2 पॉइंट लेने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा ज्यादा पॉइंट लेंगे तो चलेगा। अभी कर्व आएगा, ये आपको पहले से तो पता नहीं, मेरे को पता है तो मैं बोल रहा हूं, है ना। आप मल्टीपल पॉइंट्स लेकर के देखो क्या होता है। ये तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा नहीं, ये तो 2 डिग्री हो गया। स्ट्रेट लाइन किसका ग्राफ होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा कैसे होता है, इसका ग्राफ हमेशा क्या होता है, कर्व होता है, कर्व। और उस कर्व का एक स्पेशल नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला, है ना। ये एक प्रकार का कोन से काटने के बाद ये कर्व मिलता है, एक स्पेशल कर्व है पैराबोला, ठीक है ना। आप किसी भी पत्थर को थ्रो करना हवा में, ठीक है, वो जिस पाथ में जाकर के गिरता है वापस जमीन में, ठीक है ना। इसको भी अगर मैं ऐसे नहीं, वर्टिकली अपवर्ड नहीं, वर्टिकली अपवर्ड अगर थ्रो करूंगा तब तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, स्ट्रेट लाइन में आएगा। बट अगर मैं ऐसे थ्रो करूं, बात समझ गए ना, बहुत दूर चला गया, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे थ्रो करूं इसको तो ये वापस जो इसका पाथ जो होगा ना, वो पाथ एग्जैक्टली ऐसे जाकर के वो गिरेगा। इस पाथ को हम पैराबोला बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे भी देखोगे यही पाथ मिलेगा आपको एग्जैक्टली। अगर मैं x का वैल्यू मान लीजिए बोलूं 1, तो y कितना आ रहा है, 0। अगर मैं x का वैल्यू मान लीजिए 2 बोला, तो y कितना आ रहा है यहाँ पे 4 -8 -4 + 3 -1 आएगा। क्लियर है क्या, -1 आएगा। अगर मैंने x का वैल्यू मान लो -1 बोला, -1 रख दिया, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और अगर मैं x का वैल्यू मान लो 2 रख दिया तो 4 - 8 -4 + 3 -1 आ जाएगा। सॉरी 3 रख देते चलो, तो 9 - 12 -3 + 3 0 हो जाएगा। एक और ले लेते हैं, x का वैल्यू 4 रख देते चलो, तो 4 होने से 16 - 16 खत्म और यहाँ पे +3। तो सफिशिएंट पॉइंट आपको मिल गया। अभी ये सारे पॉइंट्स को आप प्लॉट कीजिए और सबको ज्वाइन करके देखो क्या बनता है। 1 पे 0 आ रहा है, मतलब क्या 1,0। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। 3 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 2 के बाद 3 पे भी 0 आ रहा है, ठीक है ना। 2 पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। 2 पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। फिर -1 पे क्या आ रहा है, -1 पे 8 आ रहा है, बहुत ऊपर, ठीक है ना। फिर 4 पे क्या आ रहा है, 1 2 3 4 पे आ रहा है आपका 3, 4 पे 3 आ रहा है, ऐसे, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करने का कोशिश करूं, ठीक है, तो ये जो कर्व जो बनेगा ना दोस्त, वो कुछ ऐसे बनेगा। सॉरी मैंने गलत बना दिया। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना था ना, ठीक है ना, एग्जैक्टली ऐसे बनेगा आपका कर्व, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एज की तरह निकल गया, एज नहीं होना चाहिए, ऐसे स्मूथ होगा,
ठीक है, ये भी इधर भी इंफिनिटी तक पूरा चलता जाएगा, इधर भी चलता जाएगा, क्योंकि x जैसे जैसे नेगेटिव आएगा ये बढ़ता जाएगा, इधर पॉजिटिव होगा तो भी ये बढ़ता जाएगा, बीच में थोड़ा सा डिक्रीज आया फिर वापस इंक्रीज हो गया। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। और सिमिलरली अगर आप इसको बनाओगे देखोगे तो बना करके देख लीजिएगा, मैं डायरेक्टली बना देता हूं, मेरे को क्लियरली दिख रहा है इसीलिए मैं डायरेक्टली बना देता हूं, ठीक है ना। इसको आप बना करके देख लीजिएगा, यहाँ पे -√2, यहाँ पे √2 और ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो यहां से जो ऑब्जर्वेशन हमको मिला वो क्या ऑब्जर्वेशन मिला कि भाई अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है, तो ये शेप को तो आप पैराबोला बोलते हो, बिल्कुल सही है, ये शेप को तो पैराबोला बोलते हो, बिल्कुल सही है, बट ये जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला, क्यों अपवर्ड पैराबोला? क्योंकि ओपनिंग जो है वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, इसीलिए। और अगर आपका लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया तो आप बना करके देख लीजिएगा, कुछ भी पॉइंट्स लेकर के ऐसे ही ये बनेगा, तो इसका नाम हो जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला। बात समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है। चलिए, इसी तरीके से चीजों को आपको समझना होता है दोस्त, क्लियर है ना। तो ये तो आप समझ गए हो, एक एग्जाम्पल लेकर के कहानी को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज आप समझ गए हो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 2 0 आ रहा है ना। तो अगर दोनों आपने बोले सर नंबर ऑफ जीरोस तो 2 ही होगा क्वाड्रेटिक के केस में, बिल्कुल सही। अभी अगर दोनों के दोनों एक्स एक्सिस को कट मार के जा रहा है तो दोनों के दोनों रियल हो जाएगा। इस केस में तो दोनों के दोनों रियल होगा, बट ऐसा भी केस होगा जहां पे दोनों के दोनों रियल नहीं हो सकता है। इस केस में भी दोनों के दोनों रियल होगा क्योंकि एक्स एक्सिस को कट मार के जा रहा है। बट अगर आपका ग्राफ इस तरीके से बन जाता है तब तो दोनों के दोनों रियल नहीं होगा ना, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं मारा, मतलब दोनों के दोनों क्या होगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और वो कैसे होगा मैं आपको अभी अभी दिखाऊंगा, क्लियर है। बात समझ में आ रहा है ना। चलो, तो इसका मैं जनरल एक्सप्रेशन आपको निकाल करके दिखाता हूं, जो जनरल रिलेशन है वो क्या है वो एग्जैक्टली मैं आपको निकाल करके दिखाता हूं। मैं ये उम्मीद जरूर करूंगा कि अगर आपको ऐसा एग्जाम में बोला गया है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस पैराबोला, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस पैराबोला, तो ये सब आप बना लोगे आराम से, ऐसे पॉइंट्स लेकर के ज्वाइन कर दोगे तो पूरा पूरा शेप आ जाएगा। घर पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इन दोनों कर्व को प्रॉपरली कॉपी में नोट करना, ठीक है। और अभी तो आप सीख गए हो बहुत सारे चीज, तो अभी तो आप देख के ही बोल दोगे अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव देखते हो, बाकी किसी भी दुनिया को नहीं देखना है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? अपवर्ड पैराबोला। और अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव देखते हो तो ग्राफ क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। देखो मेरे को अगर बोलोगे ना, मैं इतने सारे पॉइंट्स लेने का मेरा जरूरत भी नहीं होगा, मैं तो डायरेक्टली बता दूंगा। कैसे बना दूंगा जानते हो क्या? ध्यान से देखो, मैं कैसे बनाता जानते हो क्या? मैं बोलता कि मैं पुराना दिमागी लगाता, स्ट्रेट लाइन में मैंने क्या कर रहा था, y को 0 करके x निकाल रहा था और x को 0 करके y निकाल रहा था, बस। देखो, अगर मैं इस जगह पे y को 0 कर देता हूं, इसका मतलब क्या? x² - 4x + 3 = 0। यहां से आप मिड टर्म करके सॉल्व करोगे तो x - 1 × x - 3 = 0, तो x का वैल्यू 1 और 3 आ गया। तो y जब 0 होगा तो x 1 और 3, मतलब 2 पॉइंट आ गया, 1,0 3,0, ये दोनों मार्क कर दिया मैंने। और एक बार मैं क्या करता, x को 0 करता, तो x को अगर 0 करता तो y कितना आ जाता? 3 आ जाता, मतलब x अगर 0 है तो y कितना हो जाता? 3। तो ये 3 पॉइंट तो मेरे को मिल गया, और मेरे को पता है कि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ कैसा होगा? अपवर्ड होगा। अगर ग्राफ अपवर्ड होता है तो ऑब्वियसली पैराबोला ऐसे ही होगा। बात समझ में आया ना? ग्राफ अगर अपवर्ड होता है तो ऑब्वियसली पैराबोला ऐसे ही होगा ना। आप सोचो ना, डायरेक्टली में बना देता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर इस पॉइंट से पास होके अगर इस पॉइंट से भी उसको अगर वापस पास करना है ना, ऊपर जाना है, तो कंफर्म है कि इस जगह पे ही उसको टर्न लेना पड़ेगा। इस पॉइंट को हम टर्निंग पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसी पॉइंट पे उसको टर्न करना होगा, ग्राफ को इसी पॉइंट में टर्न करना होगा। जहां जिन दोनों पॉइंट में वो एक्स एक्सिस को टच करके कट मार के जाएगा, उन दोनों पॉइंट के बीच में ही वो टर्निंग पॉइंट होगा। नहीं तो इन दोनों पॉइंट से वो पास कैसे करेगा? आप सोच के देखो तो एक बार, क्या ये पॉसिबल है कि इन दोनों पॉइंट से पास करके वो बिना टर्न किए इस पॉइंट से पास कर जाए? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअसली वो डिक्रीज कर रहा है, पॉसिबल ही तो नहीं है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ही वो टर्निंग पॉइंट आएगा, और वो टर्निंग पॉइंट निकालने का तरीका भी मैं थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा,
ठीक है ना। और यहां से अगर मैं बात करूं तो इसको अगर आप इक्वल टू 0 करोगे तो यहां से x का वैल्यू प्लस माइनस √2 आएगा, x से 0 रखोगे तो y कितना आएगा 4 आएगा। मतलब एक पॉइंट हो गया √2,0, एक पॉइंट हो गया -√2,0 और एक पॉइंट हो गया 0,4। तो इन तीनों पॉइंट से पास कराना और लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है मतलब ग्राफ डाउनवर्ड होगा। तो अगर इन तीनों पॉइंट से मेरे को पास कराना है ग्राफ को और डाउनवर्ड बनाना है तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, यहां पे टर्न तो करना ही पड़ेगा ना मेरे को, खत्म है। तो ये मैं रफ स्केच ऐसे सोच के भी बना सकता हूं, है ना, जो आप बड़े होने के बाद आराम से 11-12 में बनाओगे। क्लियर है। अभी अब एग्जाम में अगर आता है तो ऐसे बनाने मत जाइएगा, ये मैं बस आपको सिखा करके दिया है। एग्जाम में अगर आता है तो आप प्रॉपर्ली टेबल बना करके ही बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलो तो मैं इसका जनरल एक्सप्रेशन आपको निकाल करके दिखाता हूं, बाकी सारे कहानी जो है वो बातचीत कर लेते। इस चीज को अभी तक मैंने जहां तक आपको पढ़ाया है इसके बारे में वो आप प्रॉपर्ली नोट करके रखो, अच्छे से समझ के रखो। क्लियर है। आगे बात करते मैं बोल रहा हूं कि आपके पास जो पैराबोला का जनरल एक्सप्रेशन था, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो जनरल एक्सप्रेशन था वो क्या था, ax² + bx + c, जहां पे a नॉन जीरो है और a b c तीनों के तीनों क्या है, रियल है। इसका मैक्सिमम जीरोस क्या होगा, मैक्सिमम मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस इसका हमेशा 2 ही होगा, 2 जीरो होगा। ठीक है ना। अभी ये दोनों के दोनों रियल होगा कि इमेजिनरी होगा कि क्या होगा, वही चीज हमें देखना है। अभी अच्छे से मेरे को एक्सप्लेन करने दो। क्लियर है। तो मैं सबसे पहले y = ax² + bx + c को उसको ऑब्जर्व करने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, जरा ध्यान से देखना इसको मैं कैसे बनाता हूं, मैं कैसे इसको पैराबोला का फॉर्मेट बनाता हूं, उस चीज को ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने सबसे पहले यहां से क्या किया, a को कॉमन ले लिया। ठीक है, मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बारे में सोच रहा हूं, ये चीज सीख लो ना, ये चीज अभी सीख लो तो बहुत फायदा होगा चैप्टर 4 में जाके भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ना वो भी यही है, क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर दैट इज परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बारे में सोचूं तो मैं सबसे पहले इस a को हटाऊंगा, क्योंकि इसको तो परफेक्ट स्क्वायर रहना पड़ेगा ना। परफेक्ट स्क्वायर तो तभी बनेगा जब a + b² या a - b² बनेगा। तो इसीलिए a को हटा दिया मैंने। तो अगर a को हटाया तो b/a आ जाएगा और इधर c/a आ जाएगा। अभी अगर मैं बात करूं यहां पे x² है प्लस ट्वाइस ab है तो ये 2 × x × ट्वाइस ab चाहिए ना मेरे को फॉर्मूला में परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो 2 तो नहीं है यहाँ पे, तो 2 मैंने लेकर के आ गया, साथ में x है और इनटू इसके साथ में b/2a लिख दिया। 2 एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे चिपकाया था ना, तो उस 2 को कैंसिल भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर वाले के साथ ये इक्वल कैसे होगा, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा 2 यहाँ पे लगा दिया। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। अभी देखो a² + ट्वाइस ab, ये पूरा b के तरह ट्रीट हो रहा है, तो ट्वाइस ab वाला टर्म तो बन गया, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, b² हो जाएगा। ये डेफिनेटली क्या होगा, b² हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा, प्लस साथ में क्या है, c/a है, प्लस साथ में क्या है, c/a है। अगर c/a प्लस में है और ये टर्म तो आपने एक्स्ट्रा लेकर के आए ना, ये तो ऊपर में नहीं था, तो डेफिनेटली इस टर्म को आपको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, इस टर्म को आपको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज क्या है, a² + ट्वाइस ab + b² मिलके ये कितना हो गया, x + b/2a का होल स्क्वायर हो गया। ये टर्म क्या हो गया, x + b/2a का होल स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। और इन दोनों टर्म का अगर मैं सिंप्लीफिकेशन का बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे a है और यहाँ पे 4a² है, तो यहाँ पे LCM आ जाएगा 4a²। a से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये 4ac होगा और माइनस यहाँ पे क्या होगा, b² होगा। बात समझ में आ रहा है ना, माइनस यहाँ पे क्या होगा, b² होगा। ठीक है, तो यहाँ से चीजें जो सिंप्लीफाई होकर के निकल करके आ रहा है वो क्या निकल करके आ रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा तो एक बार प्रॉपरली। y = a है ना, y = a इंटू अगर मैं बात करूं तो x + b/2a का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। और यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं ना तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, b² - 4ac आ जाएगा। ठीक है, और ये a से 4a² कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा, ट्वाइस a आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो अगर मैं इसी चीज को उस तरफ लेकर के चला जाता हूं तो देखो
ये एक सुंदर सा इक्वेशन बन गया ना, y इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ए इज इक्वल टू a टाइम्स ट्वाइस ए नहीं 4a हो जाएगा, ये 4a हो जाएगा, और a टाइम्स x प्लस बी बाई ट्वाइस ए का होल स्क्वायर। अभी जो ये जो टर्म होता है ना, इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। इसी को हम किसके नाम से जानते हैं? इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। कैपिटल D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बात समझ में आया? इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट के टर्म से ना जानते हैं। सेम चीज आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वापस जाके पढ़ोगे, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे y इक्वल टू 0 अगर कर दोगे ना, करके अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकल जाएगा। समझ हो गया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स। तो अगर y को मैं, यहाँ तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, अगर मैं y को यहाँ पे 0 करके x सॉल्व कर देता हूँ, दैट इज यहाँ पे अगर 0 रख के x सॉल्व करो, करके देखो, आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस है, वो वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अभी d बाई 4a लिख सकता हूँ, और यहां पे आ जाएगा x b बाई ट्वाइस ए का होल स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है ना, वो एक वर्टिकल पैराबोला का इक्वेशन है। वर्टिकल मतलब जो वर्टिकली ओपनिंग होता है, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड, और ऐसे भी पैराबोला होता है हॉरिजॉन्टल ओपनिंग, उसका बात हम लोग नहीं कर रहे। हम लोग सिर्फ किसका बात कर रहे हैं? यहाँ पे वर्टिकल पैराबोला का बात कर रहे हैं। यही एक वर्टिकल पैराबोला का जनरल इक्वेशन है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अभी अगर मैं बात करूं कि अभी यहां से कहानी पे क्या ट्विस्ट आएगा, जरा ध्यान से देखो कि अभी आपको पता चल रहा है यहाँ पे पूरा, अगर y को आप 0 करके फॉर्मूला निकालते हो तो पूरा ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। आप देखना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पूरा आ जाएगा, अंडर रूट d बाई ट्वाइस है, ये फॉर्मूला पूरा आ जाएगा। बट इसमें मैं अभी इंटरेस्ट नहीं हूं, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात करूंगा। ठीक है ना? श्रीधर आचार्य ने जो फॉर्मूला दिया था, है ना, मैं अभी इंटरेस्ट हूं इस इक्वेशन पे। ठीक है ना? ये इक्वेशन जो है वही एक वर्टिकल पैराबोला का इक्वेशन है। बात समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? बहुत बढ़िया। यहां से अगर मैं आप अगर ध्यान से देखोगे, है ना, यहां से अगर मैं देखो, रूट्स जो है इक्वेशन का, जो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो रूट्स है, वही तो एक पॉलिनोमियल का 0 है ना, वही तो एक पॉलिनोमियल का 0 है। आप समझने का प्रयास करो ना, एक इक्वेशन का जो रूट है वही तो एक पॉलिनोमियल का 0 है। ये तो क्लियर है ना? बात समझ में आ रहा है आपको? एक इक्वेशन का जो रूट है वही एक पॉलिनोमियल का 0 है, बराबर है बात? ठीक है? तो यहां पे अगर मैं y का वैल्यू मान ले 0 रख भी देता हूं, चलो एक साथ निकाल ही देते हैं। अगर मैं यहां पे y का वैल्यू 0 मान ही देता हूं, बात समझ में आ रहा है ना, y का वैल्यू अगर 0 मान ही लेता हूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? इस इक्वेशन का रूट्स मिल जाएगा, और इस इक्वेशन का जो रूट है वही इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का 0 है। बात समझ में आ रहा है ना? वही इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का 0 है। इक्वेशन के लिए रूट होता है और एक्सप्रेशन के लिए 0 होता है, सिंपल सा लॉजिक है। तो y को अगर 0 कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? d बाई 4a स्क्वायर, क्योंकि ये a नीचे आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे x प्लस बी बाई ट्वाइस a का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप स्क्वायर रूट हटाओ, तो x प्लस बी बाई ट्वाइस a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस रूट d बाई 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट होकर के कितना आएगा? ट्वाइस a आएगा। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? चलो, तो आप इसको इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा आपका माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट डी बाई ट्वाइस है। यहाँ पे मॉड्यूलस क्यों इन्वॉल्व नहीं किया वो मैंने बता रहा हूँ अभी। ठीक है ना? आप इस चीज में फोकस करो डायरेक्टली। तो ये आपके पास आ गया। बात समझ में आया? यही है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यही है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो श्रीधर आचार्य ने दिया था, जो आप चैप्टर 4 में जाकर के पढ़ेंगे। अभी यहां पे ध्यान से देखो, एक चीज ध्यान से देखो, यहां पे मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं इतना देर से, कि ये जो हमने बोला नंबर ऑफ जीरोस 2 होगा, वो किस केस में क्या होगा। अभी अगर मैं बोलूं, अभी अगर मैं केसेस को बनाने का कोशिश करूं, केस नंबर 1, केस नंबर क्या होगा कि सर अगर मेरा ये d जो है, अगर मेरा ये d जो है वो अगर पॉजिटिव हो गया, वो अगर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अगर मेरा d जो है वो अगर पॉजिटिव हो गया तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव तो डिफाइंड है, ठीक है ना? तो एग्जैक्टली कितना हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा एग्जैक्टली? हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या हो जाएगा?
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कितना हो जाएगा, दो रियल और डिस्टिंक्ट जीरोस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, दो रियल और डिस्टिंक्ट कैसे, रियल तो आप समझ रहे हो, बी रियल है, ए रियल है, और अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आया तो रियल ही होगा, मतलब रूट डी बाई 2a, ये तो रियल आप समझ रहे हो, ठीक है ना। और अगर मैं दूसरा का बात करूं तो दूसरा ऑब्वियसली माइनस वाला हो जाएगा। तो एज ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये दोनों अलग अलग है, इसीलिए एक को प्लस रूट डी बोला गया, एक माइनस रूट डी है, तो प्लस माइनस है ना, तो दोनों सेपरेट हो गया, इसीलिए डिस्टिंक्ट बोला गया यहाँ पे। मतलब क्या, डिस्टिंक्ट जीरो आएगा। और अगर डिस्टिंक्ट जीरो आएगा तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, सोचो ना, ग्राफ कैसा हो जाएगा। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को दो बार कट मार के अपवर्ड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, मैं वाई एक्सिस और यहां पे बना नहीं रहा हूं, आप समझ रहे हो मेरी बात। ग्राफ एक्स एक्सिस को दो बार कट मार के ऐसे अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा, ऑब्वियसली समझ आ रहा है, ठीक है ना। बट अगर आपका ए जो है वो अगर लेस देन 0 है तो ऑब्वियसली ग्राफ क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। बट कट तो दो बार मारेगा, कट तो दो बार मारेगा, ये तो कंफर्म है। बात समझ में आ रहा है ना, कट तो दो बार उसको मारना ही पड़ेगा। क्लियर है क्या, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि डी अगर पॉजिटिव हो गया, आपका क्वाड्रेटिक का पूरा नेचर ऑफ रूट्स का काम निपटा रहा हूं, समझिएगा अच्छे से। ऐसा नहीं कि सर इतना कुछ क्यों पढ़ा रहे, सर का लॉजिक है ना, सर प्रॉपर्ली चीजों को पढ़ाता है, रटाता नहीं है कुछ भी। ये मेरा ब्लड में नहीं है कि चीजों को फालतू में याद करा देना, ना खुद किया हूं, मेरा मास्टर कराए वो अलग बात है, जब टीचर बना आज तक नहीं कराओ, है ना। ईमानदारी से पढ़ाऊंगा तो ईमानदारी से पढ़ो चीजों को। अगर डी पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, डी पॉजिटिव है तो ये अंडर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव आया तो रियल होगा, डिफाइंड है, तो एक प्लस में आ जाएगा, एक माइनस में आ जाएगा, तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ रहा है। समझ में आ रहा है ना, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोलो, जीरो बोलो, एक ही बात है। अभी ग्राफ अलग अलग क्यों हो गया, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा ना। लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, ए अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ए अगर नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अच्छा, यहां से एक और ऑब्जर्वेशन हमें बहुत अच्छे से मिलता है, वो क्या है कि सर अगर यहां पे दो अलग अलग डिस्टिंक्ट आ रहा है, अगर दो अलग अलग डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ रहा है, तब तो ये क्लियर है ना, तब तो ये क्लियर है कि इन दिस केस मैं ये बोल सकता हूं ना, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इन दिस केस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल can be expressed as product of two linear factors। बात समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसका दो डिस्टिंक्ट रियल रूट आ रहा है ना भाई, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट आ रहा है, तो इसको प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर में तो एक्सप्रेस किया जाएगा ऑब्वियसली। बात समझ में आ रहा है आपको कहानी में, क्लियर है। तो अगर ये प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर में एक्सप्रेस हो रहा है तो इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं कैसे लिख सकता हूं, ऑब्वियसली मैं इसको a इंटू एक्स माइनस k1 इंटू एक्स माइनस k2 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। इस तरीके से लिख सकता हूं। a सामने क्यों लगाया, क्योंकि x और x प्रोडक्ट होकर x स्क्वायर जब आएगा तो इसका कोफिशिएंट a होना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे वेतास रिलेशन में प्रूफ करते वक्त। याद नहीं कराते सर कुछ भी, ठीक है ना। प्रूफ करते वक्त वेतास रिलेशन में यही कंसेप्ट को यूज करूंगा अगले लेक्चर में, देखिएगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या समझ में आया, बहुत जबरदस्त और तगड़ा इंफॉर्मेशन आपको मिला है। वो क्या है कि सर अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये दिया हुआ रहता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं चेक कर सकते, आराम से चेक कर सकते हो। अगर ये पॉजिटिव आपको मिल जाता है तो कंफर्म है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होगा, एक्स एक्सिस को दो बार कट मार के जाएगा, दैट इज दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा आपको। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड होके कट मारेगा, और अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड होके कट मारेगा। और एक और इंफॉर्मेशन बड़ा स्ट्रांग है कि अगर दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है तो उसको प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर में एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट से ही तो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर जनरेट होगा ना। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। सोच लो अच्छे से। और ए क्यों लगाया गया है वो भी मैंने लॉजिक बता दिया आपको। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर कभी भी ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको शीट में मिलेगा कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर में एक्सप्रेस करूं तो क्या होगा कहानी,
मान लो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे देगा के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो बोलेगा अगर मैं इसको प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर में एक्सप्रेस कर पाऊं तो के का वैल्यू क्या होगा। तो अब आप कैसे निकालोगे के, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करके सॉल्व करके के निकाल दोगे। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर में एक्सप्रेस हो पा रहा है तो कंफर्म है कि उसका रूट्स जो होगा, जीरोस जो होगा वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, मतलब दो रियल अलग अलग जीरोस आएगा। बात समझ में आ रहा है ना, और वो दोनों के दोनों रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। तो वो कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहां पे जो नंबर ऑफ जीरोस 2 हमने बोला था, इस केस में तो हमें क्या मिल गया, इस केस में नंबर ऑफ जीरोस 2 ही मिल गया। वो तो हर केस में मिलेगा, बट यहां पे फायदा का बात क्या है, दोनों के दोनों रियल हो गया, दोनों के दोनों रियल भी हो गया और डिस्टिंक्ट हो गया, अलग अलग आएगा। रियल भी हो गया और डिस्टिंक्ट हो गया, मतलब दोनों अलग अलग चेहरे का होगा। बात समझ में आ रहा है। तो इस कहानी को पूरा पूरा अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। हम आगे चलते हैं अगले केस के ओर, अगले केस की तरफ चलते हैं और उसको समझाते हैं आपको। क्लियर है दोस्त, चलो हम आगे चलते हैं अगले केस के ओर, उस चीज को अच्छे से ध्यान से एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा अगला केस, अगला केस में क्या बात कर रहे हैं हम लोग, अगले केस में ये बात कर रहे हैं कि यहां पे तो d ग्रेटर देन 0 हुआ। अगर d ग्रेटर देन 0 नहीं होता है तो क्या हो सकता है, या तो नेगेटिव या तो 0। अगर d 0 हो गया तो क्या होगा, अगर d 0 हो गया तो ध्यान से देखो ना, अगर d 0 हो गया तो x का वैल्यू तो आपके पास -b/2 ही आएगा ना। x का वैल्यू क्या आएगा, -b/2 ही आएगा। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आंसर 2 आना चाहिए था, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है तो आंसर 2 आना चाहिए था। अरे 2 ही आएगा, अब चिंता मत करो, 2 ही आएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको -b/2, बाकी जो दूसरा वाला होगा ना वो भी वही होगा। तो x का जो यहाँ पे आंसर आएगा वो -b/2 ही एक और बार आ जाएगा। मतलब रूट्स जो होगा वो कैसे होंगे, रूट्स जो होगा वो रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। बात समझ में आ रहा है ना। मैं एक एग्जांपल देकर के आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये पॉलिनोमियल आप कंसीडर कर लीजिए x² - 4x + 4, ठीक है ना। इसको अगर आप इक्वल टू करके सॉल्व करेंगे तो x - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो यहां से x का वैल्यू क्या आता है, 2, और 2 2 बार आता है। आप यहां पे गलती से x = 2 लिख देते हो, ये आपका मिस्टेक है, बट हकीकत में ये क्या होता है, x = 2 and 2 ही होता है। बात समझो मेरी बात, क्लियर है ना। तो यहां पे x = 2 and 2 ही ओरिजिनली होता है। क्लियर है बोला, समझ में आ रहा है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो x का वैल्यू -b/2 आपको दिख रहा है, बट यही चीज रिपीटेड होगा, मतलब रूट्स क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा। दोनों ही रूट क्या होगा, रियल भी होगा और इक्वल होगा। जैसे यहां पे था x - 2 = 0 होने से x = 2, x - 2 होल स्क्वायर = 0 होने से भी x = 2, x - 2 होल टू द पावर 100 = 0 होने से भी x = 2। ये कौन सा ऑब्जर्वेशन है भाई, x - 2 होल टू द पावर 100 = 0 होने से x = 2 बिल्कुल सही है, बट वो 2 कितना बार आएगा, 100 टाइम्स आएगा, क्योंकि x - 2 होल टू द पावर 100 को x - 2 इंटू x - 2 इंटू x - 2 अप टू 100 टाइम्स लिखा जा सकता है। तो हर एक लीनियर फैक्टर से एक एक जीरो आएगा और टोटल 100 जीरोस होगा, मतलब वो सारे के सारे जीरोस इक्वल होगा। तो वही कंसेप्ट यहां पे लग रहा है। कभी भी x - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होने से x = 2 मत लिख दीजिएगा, x = 2 and 2 होगा आंसर, 2 0 आएगा और दोनों के दोनों इक्वल होगा। अभी अगर मैं बात करूं, अगर दोनों के दोनों इक्वल है, अभी अगर लीडिंग कोएफिशिएंट, क्योंकि ग्राफ तो कौन डिसाइड करेगा, हमेशा लीडिंग कोएफिशिएंट डिसाइड करेगा, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, ठीक है ना। तो अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो ग्राफ कैसा होगा बोलो, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो ग्राफ कैसा होगा बोलो, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो ग्राफ होगा अपवर्ड। अभी अगर अपवर्ड होता है तो अभी तो दो पॉइंट में कट करके नहीं जा पाएगा, तो अभी अगर 2 पॉइंट में कट करके नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, एक ही पॉइंट में टच करके जाएगा, क्योंकि अभी तो वही चीज आएगा ना, 2 ही तो आएगा ना 2 बार, तो टच करके जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, यही मसला है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था बुक के क्वेश्चंस में आंसर में कंट्राडिक्शन आ जाएगा। जब टच करके जाएगा तब मैं यहाँ पे 1 0 कंसीडर करूं या 2 0 कंसीडर करूं, यही मसला है। बात समझ में आ रहा है आपको। चलो आगे अगर मैं बात करूं a <0, तो a <0 में आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये अगर x एक्सिस है तो a <0 पे तो डाउनवर्ड होगा। अभी डाउनवर्ड ऐसे ऊपर से तो जा नहीं सकता, ऊपर से अगर जाएगा तो नीचे ये आएगा और 2 जगह पे कट मार देगा, है ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, एक जगह पे टच करके जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे एक जगह पे टच करके जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस आपका कितना आया,
यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस आपका कितना आया, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस आपका 2 आया, और दोनों के दोनों कैसा है, रियल एंड इक्वल है। बात समझ में आया, क्लियर है। तो इस केस में आपको क्या ऑब्जर्वेशन सीखने को मिलता है दोस्त, इन दिस केस अभी अगर मैं बोलूं दोनों फैक्टर ही इक्वल है, मतलब यहाँ पे जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर में तो एक्सप्रेस हो पाएगा क्योंकि रूट्स रियल है, बट वो दोनों लीनियर फैक्टर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि k1 और k2 क्या है, अभी सेम है, मतलब ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। इन दिस केस क्या लिखा था हमने यहाँ पे, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड, इन दिस केस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल can be expressed, the quadratic polynomial can be expressed as a perfect square। perfect square का मतलब ही क्या है, product of 2 linear factors which are equal, real अगर है तो linear factor तो आएगा ही, which are equal। बात समझ में आया, क्लियर है। तो देखो यहां से ये चीज हमें सीखने को मिल गया। अगर आपको क्वेश्चन देकर के बोलता है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो k का वैल्यू क्या है बोलो, तब आप डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 करके k निकाल करके बोल देना। बात समझ में आ रहा है ना। तो इतने सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको सीखने को मिलता है ये सब जगह से। बात समझ में आ रहा है ना। तो चीजों को डीपली पढ़ने का ना फायदा बहुत ज्यादा है दोस्त, फायदा जो है ना वो बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है। लास्ट केस हम देख लेते हैं। लास्ट केस क्या हो सकता है, डी पॉजिटिव हो गया, 0 हो गया, अभी डी क्या हो सकता है, ऑब्वियसली डी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर डी नेगेटिव होता है, अगर डी नेगेटिव होता है तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव मतलब क्या, रियल फील्ड में वो डिफाइंड नहीं है, मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स रूट्स। अगर डी नेगेटिव आता है तो वो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स जीरोस हो जाएगा। और उसके बारे में मैं डिटेल में बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आप जानते नहीं हो, इसीलिए बातचीत नहीं कर रहा हूं। बस इतना सा जान के रख दो कि कॉम्प्लेक्स जीरोस आएगा। तो कॉम्प्लेक्स जीरोस अगर आएगा तो हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ग्राफ कैसे हो जाएगा सर, ग्राफ कैसे हो जाएगा। अगर रियल जीरो नहीं आ रहा है तो एक्स एक्सिस को कट मारेगा क्या, रियल नंबर, मतलब अगर मैक्सिमम 2 जीरोस तो होगा ना, इन दोनों जीरोस में से अगर रियल जीरो नहीं है कोई तो कट करेगा, इम्पॉसिबल है, कट कर ही नहीं सकता, टच भी नहीं कर सकता। मतलब क्या, ऊपर से जाएगा, कट भी नहीं करेगा, टच भी नहीं करेगा। और अगर डाउनवर्ड पैराबोला का बात करें, ए नेगेटिव हो जाए तो कैसे हो जाएगा, अभी ऐसे तो बना नहीं सकते हो आप, क्योंकि ऐसे बनाने से तो ये नीचे आके कट मार देगा ना कभी। तो ऑब्वियसली इसको कंप्लीटली क्या करना पड़ेगा, नीचे लेकर के आना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना, मतलब इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये कंप्लीटली या तो अबव एक्स एक्सिस हो गया या तो कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस हो गया। बात समझ में आ रहा है ना, या तो कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस या तो कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस। तो यहां पे जो नंबर ऑफ जीरोस है वो क्या हो गया, वो नंबर ऑफ जीरोस 2 ही है, बट दोनों के दोनों कैसे जीरोस होंगे, कॉम्प्लेक्स जीरोस हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो तो यहां से हम ऑब्जर्वेशन क्या ले सकते हैं, यहां पे हम ये ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं कि अगर रियल जीरोस नहीं आ रहा है मतलब लीनियर फैक्टर एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, और अगर लीनियर फैक्टर एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया मतलब क्या, इसको फैक्टराइज कर ही नहीं पाओगे लीनियर फैक्टर्स में। जहां पे रियल नंबर्स का दुनिया में इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, अगर इसको फैक्टराइज करना है तो कहां पे कर पाओगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के दुनिया में कर पाओगे। ठीक है। तो इन दिस केस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, quadratic polynomial cannot be factorized in the field of real numbers। मतलब सारे कोफिशिएंट वगैरह को रियल रखते हुए, अगर इमेजिनरी रखना है तो आप कर सकते हो। इन द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स इसको हम फैक्टराइज कर ही नहीं पाएंगे दोस्त, इसको हम फैक्टराइज कर ही नहीं पाएंगे, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या। तो यही चीज हमें सीखने को मिल गया। ठीक है। तो देखो कितने सारे बातचीत अगर करना स्टार्ट करें तो कितने सारे बातचीत हम लोग कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ, बड़ा डीप चीज है, इसको अच्छे से आप स्ट्रेस दे करके समझिएगा। ठीक है। एक और बातचीत करके रखूँ क्या, एक और बातचीत करके रखूँ क्या। देखो एक नोट बता देता हूँ, ये IITJ में काफी ज्यादा यूज होता है, ध्यान से देखिएगा। क्या नोट बता रहे हम कि देखो अगर ये दोनों केस का बात करूं,
तो ये दोनों केस में हमें क्या पता चल रहा है कि एक्सप्रेशन का ग्राफ जो है वो तो हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर है। अगर एक्सप्रेशन का ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर है मतलब y का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना। एक्सप्रेशन का ग्राफ अगर एक्स एक्सिस से हमेशा ऊपर है मतलब y का वैल्यू, x का कोई भी वैल्यू ले लो, y का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब वो एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, वो एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहां से ही समझ में आता है कि इफ a greater than 0 and d less than 0 then graph of quadratic polynomial then the graph of quadratic polynomial lies above x-axis, which means the value of quadratic polynomial, जहां पे हम किसका वैल्यू का बात कर रहे हैं, px का वैल्यू का बात कर रहे हैं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव, वैल्यूज आर ऑलवेज पॉजिटिव। बात समझ में आया ना, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हो गया। और नोट नंबर 2 आप यहां पे ये सब नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्ली, मैं इरेज कर रहा हूं। नोट नंबर 2 आप यहां पे लिख सकते हो कि अगर a लेस देन 0 है और d लेस देन 0 है, ये वाला केस, अगर d लेस देन 0 और a लेस देन 0 है तो आपको क्या पता चल गया, तो आपको पता चल गया कि ये क्या होगा, सेम चीज लिख दीजिएगा, बस पॉजिटिव के जगह पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि हमेशा ये क्या आ गया, नीचे आ गया ना, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि ये नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो यही बड़ा काम का चीज है दोस्त। अभी तो आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देख के ही बोल दोगे कि क्या फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इसका आंसर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट और डिस्क्रिमिनेंट दोनों के दोनों पॉजिटिव है, सॉरी लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है और डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव है तो एक्स का कोई भी वैल्यू पुट कर दो, वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है ना। और अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना। और अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो वो 2 लीनियर फैक्टर में एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस दोनों कॉम्प्लेक्स होगा, इस केस में नंबर ऑफ जीरोस दोनों 2 ही आएगा, सारे केस में 2 ही आएगा, बट यहां पे रियल एंड डिस्टिंक्ट, यहां पे रियल एंड इक्वल और यहां पे आपका कॉम्प्लेक्स आएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या। तो इस चीज को ध्यान से समझो, मतलब पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने जजमेंट कर लिया, पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने समझ गए। तो यहाँ ये कंक्लूजन निकल करके आता है कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर समझना है तो लीडिंग कोएफिशिएंट और डिस्क्रिमिनेंट का ही माध्यम से समझना पड़ेगा। यहाँ पे 2 ही चीज है, सारे चीज डिसाइड 2 ही चीज करेगा, एक है लीडिंग कोएफिशिएंट और दूसरा है आपका डिस्क्रिमिनेंट। एक है आपका लीडिंग कोएफिशिएंट और दूसरा है आपका डिस्क्रिमिनेंट। इनके अलावा और कोई कुछ भी डिसाइड नहीं करने वाला। बात समझ में आ रहा है ना, जो भी डिसाइड करना है वो सारे सब कुछ यही दोनों करेंगे, इनके अलावा कोई कुछ डिसाइड नहीं करेगा। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने बातचीत किया ना दोस्त, सारे के सारे अच्छे से कॉपी में लिख के समझ के रखिएगा, क्योंकि इनका एप्लीकेशन आपको मिलेगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन होगा, ठीक है। ये सबका हजम नहीं होता है, जिनका भी हजम हुआ बहुत अच्छे से इसको नोट करके प्रॉपर्ली समझ करके रखिएगा, क्लियर है। मेरे को जितना समझाना था मैंने समझा चुका हूं, उसके बावजूद कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछिएगा, या तो जूम या ऑफलाइन में पूछ लीजिएगा अकॉर्डिंगली। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो ये हो गया आपका पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एंटायर डिस्कशन, ठीक है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट, मैं एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट क्या होता है, ax² + bx + c, जहां पे a क्या होता है, हमेशा नॉन जीरो होता है, जहां पे a हमेशा क्या होता है, नॉन जीरो होता है, और a b c सारे के सारे रियल नंबर्स होता है, क्लियर है। ये एक पॉइंट गया। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री कितना है, 2 है। अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 2 होगा। ये दूसरा पॉइंट गया, ठीक है ना। अच्छा, फिर हमने ये देखा कि अगर लीडिंग कोएफिशिएंट तो नॉन जीरो है, बट नॉन जीरो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव तो हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो उसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला आता है, अगर नेगेटिव है तो इसका ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला आता है। जो पैराबोला का एक्सप्रेशन है वो मैंने डेराइव करके दिया था, वहीं से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी निकाल दिया था। बात समझ में आ रहा है ना। फिर शुरुआत में मैंने 2 एग्जाम्पल लेके आपको प्लॉट कर करके भी बताया था कि कैसे एग्जैक्टली होगा, सारे बातचीत किया मैंने।
उसके बाद अगर मैं आपके साथ बात करना स्टार्ट करूं तो उसके बाद आप ये समझ सकते हो कि अभी किस केस में नंबर ऑफ जीरोस तो 2 होगा, बट कब क्या होगा वो पता करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का मदद लेना पड़ेगा। तो हमने स्टार्ट किया केस 1। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो दोनों के दोनों ए पे सोचने का जरूरत ही नहीं है, ए पे तो ग्राफ सोचेगा। ग्राफ बनाने के टाइम में ए के बारे में सोचना है, रूट्स के बारे में बताना है तो डी सफिशिएंट है। अगर डी पॉजिटिव है तो, अगर डी पॉजिटिव है तो क्या होगा, दोनों के दोनों रूट्स रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। मतलब क्या, उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को 2 लीनियर फैक्टर में आप एक्सप्रेस कर पाओगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर। एक फैक्टर से एक 0 मिलेगा, दूसरा फैक्टर से दूसरा 0 मिलेगा। अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ए नेगेटिव है तो ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है ना। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो यहाँ पे डी 0 हो गया, तो x का वैल्यू तो -b/2a ही आ रहा है, बट एज डिग्री 2 है तो यहाँ पे दोनों वैल्यू -b/2a ही आएगा, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला। मतलब इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। यहाँ पे दोनों केस में 2 0 होगा और दोनों के दोनों रियल और इक्वल हो जाएगा। अगर ए पॉजिटिव है तो ऐसे टच करके जाएगा, ए नेगेटिव है तो ऐसे यहाँ पे था ग्राफ आपका नीचे डाउनवर्ड पैराबोला होगा और टच करके जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल पूछ सकते हो कि ग्राफ ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ। मैंने बताया अगर ऐसे होता है तो नीचे जब इसको एक्सटेंड करोगे तो ये कट मार देगा, कट ही नहीं कर सकता, यहाँ पे टच करके जाएगा क्योंकि एक ही 0 है और वो रिपीट हो रहा है, ठीक है ना भाई। तो ये हो गया, इस केस में परफेक्ट स्क्वायर में एक्सप्रेस हो सकता है ना आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है उसका तो ए का वैल्यू कुछ भी हो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो रियल 0 तो आने का कोई सवाल ही नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्स जीरोस आएगा। और अगर रियल जीरोस नहीं आ रहा है तो रियल फैक्टर कहां से आएगा, मतलब इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हो आप। क्लियर है क्या। और नंबर ऑफ जीरोस 2 आएगा, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स होगा। अगर दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स है तो एक्स एक्सिस को कभी कट मारेगा ही नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस को अगर कट मार लिया मतलब ही क्या कि रियल नंबर ऑफ रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है। एक्स एक्सिस को x = 3 पे कट कर लिया मान लो, तो x = 3 पे अगर कट कर लेता है इसका मतलब क्या है कि x = 3 जो है वो उसका रियल रूट है। यही तो है ना उसका मीनिंग। जैसे आया था ना पहले क्वेश्चन किया था ना सबसे पहले, x = 3 और 5 में जो कट मार रहा था, ऐसे जो ग्राफ हो रहा था, x = 1 और 3 पे कट करके जा रहा था, तो ये 1 और 3 क्या है उसका रियल जीरोस है ना। अगर रियल जीरोस है ही नहीं तो वह हमेशा ऊपर से जाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा। अगर a पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, क्योंकि ग्राफ को तो अपवर्ड होना पड़ेगा बिकॉज a पॉजिटिव है। और d लेस देन मतलब कोई रियल रूट नहीं है तो कट टच नहीं करेगा, कट भी नहीं करेगा। और सिमिलरली a नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगा। तो यहां से क्या ऑब्जर्वेशन समझ आता है कि a पॉजिटिव और d नेगेटिव अगर है तो ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होगा, ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आएगा दैट इज y का वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे x का कोई भी वैल्यू ले लो। और सिमिलरली इस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे x का कोई भी वैल्यू ले लो, अगर a नेगेटिव और d नेगेटिव होता है। तो इतने सारे बातचीत था, ये सारे पॉइंट्स आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अपना दिमाग में फिट कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है ना। 10th का एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं भी हो सकता, बट आगे ओलंपियाड्स ले लो आप, जी एडवांस जी मेंस ले लो, इस जगह में इसका भरपाई एकदम हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है, जबरदस्त एप्लीकेशन है। सबको समझ नहीं आता ये चीज, ज्यादातर बच्चों को समझ नहीं आते, पता ही नहीं होता है, पढ़ा भी नहीं जाता है। इसीलिए मैंने डेप्थ से लेकर के एक एक चीज आपको बता दिया। और आपका चैप्टर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स का भी काम कम हो गया पूरा पूरा। तो चलिए अभी देखते हैं अगला पार्ट हमारा, दैट इज ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो चलिए अभी अच्छा एक और पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, वो हमारा जो जनरल फॉर्मेट था ना, जनरल फॉर्मेट था पैराबोला का, वर्टिकल पैराबोला का जो जनरल फॉर्मेट अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिराइव करके निकाला था, उससे आप ये मिनिमा वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो। ये भूल गया मैं, वही जैसे कि मान लीजिए आप y + d/4 है ना, इज इक्वल टू था ना आपका x + b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर आप क्लियरली देखोगे इस इक्वेशन से, अगर आप क्लियरली देखोगे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे आ रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे y का मिनिमम वैल्यू क्या, ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 है। अगर इसका वैल्यू आप 0 से बड़ा लेते जाओगे तो 0 से बड़ा लोगे, उससे अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो ये वैल्यू बढ़ता जाएगा ना। अगर इस पूरा y का आंसर मेरे को कम से कम चाहिए तो इसको 0 लेना पड़ेगा, तभी कम से कम आएगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे फॉर y टू बी मिनिमम,
y का वैल्यू मिनिमम मतलब क्या, पूरा क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल का मिनिमम वैल्यू अगर चाहिए तो x प्लस बी बाई टू ए को क्या होना पड़ेगा, 0। तो x प्लस बी बाई टू ए अगर 0 हो गया तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस बी बाई टू ए, और सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं 0 रख देता हूँ तो y का वैल्यू आ जाएगा माइनस डी बाई 4a। तो इसीलिए मिनिमा वाले जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है, पैराबोला का वर्टेक्स बोलते हैं ना, उसका जो कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई 4a। ये हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेट। कौन सा पॉइंट का बात कर रहा हूं जानते हो, ये वाले पॉइंट, एकदम मिनिमा वाला पॉइंट जहां पे y का वैल्यू सबसे कम है, उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई 4a। कोई भी ग्राफ में ले लो, एकदम मिनिमा वाला पॉइंट का बात कर रहा हूं, तो है वो टच करके जाए, कट करके जाए, या फिर वो ऊपर से जाए, है ना, मिनिमा वाले पॉइंट का बात कर रहा हूं। और वही a लेस देन 0 पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमा वाला पॉइंट हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट भी सेम रहेगा। अगर a नेगेटिव हो जाता है तो यही वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर a नेगेटिव हो जाता है तो यही वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, यही वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव अगर हो गया तो ये मैक्सिमम आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना, बट कोऑर्डिनेट रिमेन सेम, कोऑर्डिनेट वही रहेगा। क्लियर है? तो ये याद रखना कि पॉइंट ऑफ मिनिमा वाला जो कोऑर्डिनेट है वो हम इस कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हेडिंग लगा दीजिएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा। ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा ये दोनों ही इस पॉइंट से मिलता है आपको। मिनिमा आ जाएगा a ग्रेटर देन 0 के केस में, और मैक्सिमा आ जाएगा a लेस देन 0 के केस में, जिसको हम वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। अगर a लेस देन 0 है तो मैक्सिमा आ जाएगा, और a ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना, a ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा आ जाएगा, मतलब अपने आजू बाजू में सबसे मिनिमम यही है। और ये मतलब क्या, कि अपने आजू बाजू में, अपने लोकेलिटी में सबसे मैक्सिमम में यही है। बात समझ आ रहा है, क्लियर है? तो ये कंसेप्ट भी आप याद करके रखना। कैसे आया है ये लॉजिक भी मैंने आपको बोला, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया। चलो आगे बढ़ते हैं, और अभी हम लोग देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको आप नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्ली पॉज करके। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे होता है। बात समझ में आ रहा है? नोट कर लेते हैं, आप नोट कर लो एक बार, और अभी हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, कैसे है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का नेचर कैसा है, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा क्यूबिक में, तो ऑलरेडी मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको पढ़ा दिया था, बट फिर भी एक प्रॉब्लम की वजह से वीडियो गड़बड़ हो गया। तो अब ध्यान से देखिएगा प्रॉपर्ली कि अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर मैं बात करूँ तो मैंने क्या बताया था। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ पे a नॉन जीरो है और ABCD रियल नंबर है, जैसे हर जगह पे था। तो एज इसका डिग्री 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 होगा। तो अभी इन 3 में क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स जीरोस हमेशा पेयर में आता है, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। 3 कभी भी कॉम्प्लेक्स जीरोस नहीं हो सकता है। ये क्यों, जब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक डिटेल में तब बताया जाएगा। अभी अगर मैं बात करूं आपको कि 3 में से या तो तीनों के तीनों रियल हो सकता है 3R, या तो एक रियल और 2 कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो अगर मैं ग्राफ का बात करूं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसे होता है। अभी यहाँ पे कोई फॉर्मूला वगैरह हम लोग नहीं बना रहे, जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया था वैसे क्यूबिक का भी फॉर्मूला आता है कार्डेनस मेथड से, बट वो एज हमारे सिलेबस में नहीं है, 12th तक भी सिलेबस में नहीं है, तो उसमें हम बातचीत नहीं करने वाले। क्लियर है? हम डायरेक्टली सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ का नेचर को समझेंगे, दैट्स इट। और वेयतस रिलेशन में रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट पढ़ेंगे, सफिशिएंट है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ माय डियर कि सर यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है ना, कि अगर मैं बात करूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ का, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या, क्यूबिक या 5 डिग्री पॉलिनोमियल या 7 डिग्री, जितने भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है सबका नेचर ऐसे ही होता है, नीचे से स्टार्ट होके ऊपर खत्म होता है। ठीक है, x जैसे से एकदम नेगेटिव में जाएगा, y भी एकदम नेगेटिव, x जैसे से पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, बीच में फ्लक्चुएशन होता रहेगा। तो क्यूबिक कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 कट पॉइंट है, इसीलिए पता चल रहा है क्यूबिक है। बात समझ में आया ना? ठीक है, अगर पेंटिक होता, 5 डिग्री पॉलिनोमियल होता तो 5 कट पॉइंट होता या फिर उससे ज्यादा होता। बात आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है? अच्छा, अभी देखो ये ग्राफ यहाँ पे 2 जगह पे कट ना करके ऐसे भी जा सकता था, ऐसे भी जा सकता था ना।
यहां पे आता है कंट्राडिक्शन, यहां पे आता है कंट्राडिक्शन। क्या है देखो, अभी अगर मैं बोलूं यहां पे एक रियल जीरो है, बिल्कुल सही, एक जगह पे कट जहां पे करके जाएगा उस जगह पे तो रियल जीरो आएगा, पर जहां पे टच करके जाएगा उस जगह पे तो रिपीटेड का चांस हो जाता है ना। मान लो ये -2 ये 2 है, अगर मैं इसको क्यूबिक बोलता हूं तो क्या होगा, x + 2 × x - 2 होल स्क्वायर, ऐसे ही होगा। इक्वल टू 0 करके सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू -2 1 आ रहा है और +2 दो बार आएगा, क्लियर है। बट अगर मैं यहां पे 6 रख देता हूं तो कोई गलती थोड़ी ना है, अब भी तो -2 और 2 ही आएगा और 2 पे टच करके जाएगा, तो अभी तो 2 पे 6 0 आ रहा है, तो टोटल 0 तो अभी 7 हो गया, जबकि पहले 3 आ रहा था। तो आप यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कैसे आंसर कर सकते हो, खुद सोचो। हाँ, हालांकि ये थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, क्योंकि पहले अगर पावर में 2 था तो 2 स्क्वायर आता, अभी पावर में 6 हो गया तो 2 to the power 6, तो ये x = 0 पे जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो थोड़ा ऊपर जाएगा। बट नेचर तो ऐसे ही होगा ना, पहला वाला अगर ऐसे था तो अभी वाला ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसी पॉइंट से पास करेगा और थोड़ा ऊपर से जाके ऐसे होगा। बट ये पॉइंट और ये पॉइंट तो सेम रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आने वाला। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहां पे आता है कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन बुक में पूछ देता है ना कि फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, है ना, तो नंबर ऑफ जीरोस अगर मेरे को ये ग्राफ दे करके बोल दिया तो मैं कैसे आंसर करूंगा बोलो तो। नंबर ऑफ जीरोस 3 होगा या 7 होगा या 5 होगा, मैं कुछ बता ही नहीं पाऊंगा। रीजन आपके सामने है। मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता था, मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता था ना, और मैं इसको स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता था, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी होगा। सारे केस में ग्राफ का नेचर ऐसे ही आएगा लगभग, ये दोनों जगह सेम रहेगा, ऊपर नीचे वेरी कर सकता है। तो मैं ग्राफ देख करके कैसे बोल सकता हूं ये क्यूबिक का है या ये बाइक्वाड्रेटिक का है या फिर 7 डिग्री पॉलिनोमियल का है, किसका है। तो इसीलिए टच करने वाले केसेस में कंट्राडिक्शन आ जाता है। बुक का थियरी यह है कि आप ऐसे रट लो कि जितना टच पॉइंट या कट पॉइंट होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होगा, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। जब आप कैलकुलस पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, ये गलत बात है। आईटी का लेवल का कैलकुलस पढ़ोगे तो समझ आएगा, बोर्ड एग्जाम का लेवल का पढ़ोगे तो घंटा कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा आपको, है ना। ये सब तो ऊपर से जाएगा। तो इस चीज को ध्यान से समझना बात को, है ना। यहाँ पे बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है कि यहाँ पे कंट्राडिक्शन बहुत ज्यादा है। अभी अगर मैं ऐसे बोलूं कि 3 रियल रूट ना हो के 1 रियल और 2 कॉम्प्लेक्स है, तो ग्राफ एक बार कट मार के जाएगा। बाकी दोनों कॉम्प्लेक्स है तो बाकी दोनों तो कट ही नहीं मारेगा ना, क्योंकि ये तो रियल नंबर सिस्टम है, एक्स और वाई एक्सिस में दोनों रियल नंबर्स है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे कैसे बैठेगा। अगर नहीं बैठ सकता मतलब क्या, आएगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं आपको, तो एक ही बार कट मार के जाएगा ग्राफ। आप पुट करके देख लो ना, आप ले लो, आप ऐसे कोई भी एक ग्राफ ले लो, y = x³ प्लस मान लो 27 ले लो, तो यहाँ से x + 3 का एक फैक्टर आएगा और x² - 3x + 9 का एक फैक्टर आएगा, यहाँ से कॉम्प्लेक्स आएगा और यहाँ से एक ही रियल आएगा -3। आप इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू ऐसे टेबल बना करके देख लो, बैठा करके ऐसे ही ग्राफ मिलेगा आपको। टेबल बना करके तो बैठाना आता ही है ना आपको, तो x का वैल्यू वर्सेस y का वैल्यू अगर आप ऐसे ग्राफ बनाते जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ इसी तरीके का ग्राफ मिलेगा। सिखाया ना मैंने टेबल बना के कैसे बनाते ग्राफ, इसी तरीके का मिलेगा। बट मुद्दा यहाँ पे ये है कि बात करे तो करे कैसे, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि ये यहाँ पे तो देखो क्लियरली एक जगह पे कट पॉइंट है, इसीलिए मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि एक ही 0 होगा, ठीक है, और वो सही हो जाएगा। बट अगर मैं ऐसा केस दे देता हूं तो प्रॉब्लम आ जाएगा ना। तो इसीलिए बुक का क्वेश्चन जो है वो गलत है 2.1 में। वो फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ना दे करके ऐसे देना चाहिए था, फाइंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल जीरोस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जीरो तो आप काउंट ही नहीं कर रहे हो ना। बात समझ में आ रहा है ना। आप इसको देख करके बोल दोगे एक ही 0 है, बट हकीकत में तो इसका 3 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था। मान लो इसका तो मैं 9 भी बोल सकता था, 9 जीरोस भी बोल सकता था। एक रियल हो गया और 8 के 8 इमेजिनरी हो गया, तब भी तो ग्राफ ऐसा ही जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो बुक का जो थियरी है वो कंप्लीटली गलत है इस लिहाज से कि जितना कट पॉइंट है या जितना टच पॉइंट है वो उतना ही नंबर ऑफ जीरोस है। एक्चुअली उतना नंबर ऑफ जीरोस नहीं होता है, उतना नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल जीरोस होता है। उतना नंबर ऑफ रियल है, रियल, और रियल में भी डिस्टिंक्ट है। अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये 6 डिग्री 7 डिग्री 5 डिग्री 3 डिग्री 7 डिग्री 9 डिग्री कोई भी और डिग्री हो सकता है, बिल्कुल सही है। बट अगर मैं डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ जीरोस का बात करूँ, मतलब अलग अलग कितने जीरोस आ रहे हैं, तो आपको 2 ही बोलना पड़ेगा। तो ये सही रहेगा कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस कितना है।
तो चलिए ऐसे रहता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। और अगर मैं लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव कर देता हूँ, इसको ए को अगर नेगेटिव कर देता हूँ तो ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा, ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे खत्म हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये वाला ग्राफ भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला ग्राफ भी ऐसे हो जाएगा डिक्रीजिंग, ठीक है। तो मैं तो एक ही चीज में बना रहा हूं, बट आपका कॉपी में चेक करूंगा एक ही कॉपी में नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही जगह पे ऐसे नहीं बनाना है, आपको सेपरेटली अलग अलग चीज बनाते रहना है। पहले ए ग्रेटर देन 0 हेडिंग लगा करके ये सारे बनाना है, फिर ए लेस देन 0 हेडिंग लगा करके ये सारे बनाना है। फिर एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, इस एग्जाम्पल को जैसे बोला टेबल बना करके बनाइएगा, है ना। कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल बुक में एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको, लेकर के आप टेबल बना करके एक्स वाई प्लॉट करके ऐसे पॉइंट ज्वाइन कर करके पेंसिल से बनाइएगा। सारे मेहनत आपको करके रखना है, मैं समझा कर दे रहा हूँ पूरा। फिर आप देखोगे आपका 2.1 एग्जाम्पल एक्सरसाइज में कुछ कुछ ग्राफ्स दिया है, मैं बना करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। कि वो लोग क्वेश्चन में पूछा गया है, ग्राफ दिया गया है और फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन ईच केस। तो ये मेरे हिसाब से गलत है, नंबर ऑफ जीरोस में यहां पे नहीं निकाल सकता, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल जीरोस का बात करो, हाँ तब ठीक है। बट क्या करोगे, जो है तो है, आपको ऐसे ही सीखना पड़ेगा। बट आप अपना ज्ञान मत लगाइएगा यहाँ पे, नहीं तो नंबर काट देगा, क्योंकि जो चेक करेगा उसको भी ये सब पता नहीं है, ठीक है ना। तो आप जो बोला जा रहा है वही लिखिएगा, बट बैकग्राउंड में आपको नॉलेज बराबर होना चाहिए। जहाँ पे यूज करने का आएगा मौका उस जगह पे जरूर यूज करोगे। बुक में जितने भी ग्राफ दिया है वो मैं प्लॉट करने का कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये एक ग्राफ दिया है, ये एक ग्राफ दिया है, एक और दिया है ऐसे, एक और दिया है ऐसे, एक और दिया है ऐसे, एक और दिया है आपको ऐसे, फिर एक और दिया है आपको कांस्टेंट, फिर एक और दिया है आपको ऐसे, फिर एक और दिया है आपको ऐसे, फिर एक और दिया है आपको ऐसे, फिर एक और दिया है हाँ ऐसे, और लास्ट वन एक और दिया है, किधर बनाए, लास्ट वाला एक और दिया है ऐसे, ये टच कर रहा है। ये सारे एग्जांपल्स आपका बुक में दिया है और बोला है नंबर ऑफ जीरोस किस ग्राफ में कितना है, किस ग्राफ को देख करके पहचानो। पॉलिनोमियल पहचानने के लिए नहीं बोल रहा है, बोल रहा है बस नंबर ऑफ जीरोस पहचानो, मतलब कट पॉइंट काउंट कर लो, उनके हिसाब से आंसर आ जाएगा। बट मैं आपको पॉलिनोमियल भी फील कराता हूँ, कौन सा क्या पॉलिनोमियल है। पहला ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक का तो लग ही नहीं रहा है, कांस्टेंट का भी लग नहीं रहा है, लीनियर का भी लग नहीं रहा है, क्योंकि लीनियर का होता तो स्ट्रेट लाइन होता, कांस्टेंट का होता तो ऐसे होता, क्वाड्रेटिक का होता तो पैराबोला होता ऐसे। तो ये क्यूबिक या फिर उससे हायर डिग्री पॉलिनोमियल ही लग रहा है। अभी एज यहाँ पे नंबर ऑफ कट पॉइंट एक ही है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा कि नंबर ऑफ जीरोस एक। बट मैं बार बार बोल रहा हूं यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल जीरोस होना चाहिए, डिस्टिंक्ट रियल जीरोस होना चाहिए, वही एक आएगा। अदरवाइज मैं बोल सकता हूं ना कि बाकी इमेजिनरी भी बोल सकता हूं ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस गलत दिया है क्वेश्चन कंप्लीटली, आप ये समझ के रखो, डिस्टिंक्ट रियल जीरोस दिया है, दिया होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे कितने भी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स जीरोस आ सकता है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये तो आप समझ ही रहे हो, डाउनवर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। कौन सा, देख के पता चल रहा है, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ रहा है, मतलब क्या डी पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड है तो ए नेगेटिव होगा। देख के पता चल गया कि डी पॉजिटिव ए नेगेटिव। ये वाला पॉइंट क्या होगा, कोऑर्डिनेट याद है ना, -b/2a, -d/4 है। अभी देख डी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, पुट कर तो ये पूरा पूरा पॉजिटिव आएगा, और दिख भी रहा है कि ये पूरा पॉजिटिव है। कितना अच्छे से कंसेप्ट मैच हो रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दोनों रियल और डिस्टिंक्ट होगा। उनके हिसाब से इसको आप कितना आंसर दोगे, 3। तो मैं बुक के हिसाब से ही दे रहा हूँ आंसर। यहाँ पे 2 देख करके 2 मत दे दीजिएगा, वाई एक्सिस पे कट पॉइंट नहीं देखना है, एक्स एक्सिस पे कट पॉइंट या टच पॉइंट देखना है, कितना कट पॉइंट है या कितना टच पॉइंट है, सारे काउंट कर लो। ये लीनियर है, 1 होगा पता ही है, ये क्वाड्रेटिक है, उनके हिसाब से टच पॉइंट एक ही है तो एक ही होगा। बट आप समझ रहे हो कि यहाँ पे 2 होता है, और दोनों के दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर इक्वल नहीं बोल रहा है तो उनको डिस्टिंक्ट बोल के देना चाहिए था ना। अभी यहाँ पे देख रहे हो कि कंट्राडिक्शन दिख रहा है। नंबर ऑफ जीरोस तो यहाँ पे 2 है,
बट डिस्टिंक्ट रियल नंबर ऑफ जीरोस अगर बात करूं तब जाकर के आंसर 1 होगा, बट वो चाहते हैं कि आंसर आप 1 दो। पता नहीं मेरे को किसने बनाया और किसने बुक लिखा। अगर मैं इसमें बात करूं तो ये कांस्टेंट है, तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का तो नंबर ऑफ जीरोस कुछ होता ही नहीं है, 0 होगा। इसमें अगर बात करूं तो एक कट पॉइंट है तो एक ही आंसर दोगे, इसमें 3 कट पॉइंट है 3 दोगे, इसमें 2 कट पॉइंट है 2 दोगे, इसमें 1 2 3 4 कट पॉइंट है तो 4 दोगे, इसमें भी 1 2 3 4 कट पॉइंट है तो 4 दोगे, है ना। यहाँ पे एक कट पॉइंट है, एक टच पॉइंट है और एक टच पॉइंट है, तो कितना कट पॉइंट और टच पॉइंट मिला करके 3 है, 3 होगा। बट ये भी आप समझ रहे हो कि गलत है, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि ये चीज़ रिपीट हो गया, एक और फैक्टर सेम आ गया, यहाँ पे एक और फैक्टर सेम आ गया, तो यहाँ पे 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं नंबर ऑफ जीरोस का बात करूँ तो 5 7 11 कुछ भी हो सकता है, गलत है पूरा पूरा। बट अगर मैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल जीरोस का बात करूँ तो कन्फर्म है 3 होगा। रियल बोल के मैंने कॉम्प्लेक्स का केस को हटा दिया, कॉम्प्लेक्स वाला टेंशन दूर हो गया। कॉम्प्लेक्स वाला टेंशन कौन सा था, जैसे ये था ना, यहाँ पे 1 0 है, अभी 3 0 भी हो सकता है, बाकी दोनों कॉम्प्लेक्स है, 5 0 भी हो सकता है, तो कॉम्प्लेक्स का टेंशन मैंने रियल बोल के हटा दिया, और डिस्टिंक्ट बोल के मैंने रिपीटेड रूट जो आने वाला है, रिपीटेड जीरो जो फैक्टर रिपीट होने वाला है उसका केस को हटा दिया। समझ में आ रहा है ना। तो डिस्टिंक्ट रियल जीरोस 3 होगा, नंबर ऑफ जीरोस 3 नहीं होगा, ये गलत दिया है बुक में। चलिए जो भी दिया है अकॉर्डिंगली पढ़ो, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल का एंटायर डिस्कशन पूरा पूरा खत्म होता है, ठीक है। और अच्छे से प्योरली इसको समझोगे आप जब आप 12 में आ जाओगे। तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल हमारा पूरा पूरा अच्छे से कंप्लीट हुआ A to Z, है ना, और कुछ यहाँ पे बचता नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स, दैट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड देयर कोफिशिएंट्स, दैट इज वियतास रिलेशन। वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे अलॉन्ग विद डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा अगले लेक्चर में क्वेश्चन वगैरह लेके चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर है। तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, अलविदा। प्रॉपर्ली पढ़ लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा अच्छे से, एक एक चीज जो बोला गया है वो प्रॉपर्ली करना, नोट्स बनाना, और जो भी डाउट्स है अकॉर्डिंगली आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, या जूम और ऑफलाइन में अगर मेरे से मिल रहे हो तो जरूर पूछ सकते हो। क्लियर है। तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, अलविदा। इसके बाद आप 2.1 तक पूरा कंप्लीट कर सकते हो, ये तो मैंने क्लास में करा दिया, और क्या करोगे, ठीक है। और बाकी 2.2 और 3 अगले लेक्चर देखने के बाद ही आप कर लोगे। क्लियर है। और ऑप्शनल भी जरूर कीजिएगा, मैं ही क्लास में करा के दूंगा ऑप्शनल के सारे अच्छे क्वेश्चंस, और आपको भी बोलूंगा कि ऑप्शनल हर एक एनसीईआरटी का ऑप्शनल एक्सरसाइज कीजिएगा, तभी आपको कंसेप्ट जो थोड़ा बहुत भी है ना अच्छे क्वेश्चंस उसका कलेक्शन मिलेगा। अदरवाइज सिर्फ रद्दी क्वेश्चन ही है, कोई काम का क्वेश्चन नहीं है कहीं पे। बात समझ आ रहा है। तो उम्मीद करूंगा आप बात को प्रॉपर्ली समझेंगे, सुनेंगे, आगे बढ़ते। और आज के लिए लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अलविदा।